हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए सब्जेक्ट का आगाज है, आज शुरुआत करेंगे एमपी सब इंजीनियर के लिए स्पेशल टारगेट बैच में। आज आपका स्टार्ट होने वाला है नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर साइंस का भाग। ठीक है, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं साइंस, आपका विज्ञान वाला जो पोर्शन है आज हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं आपके। इसका वेटेज की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। व्यापम सब इंजीनियर के अंदर साइंस के से आपके 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये वेटेज बढ़ के आपका 15 भी हो जाता है। मोस्टली ये आपको 14 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपके पेपर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट आपको दिखाई देते हैं। पहला पार्ट तो होता है आपका फिजिक्स का। ठीक है, पहला पार्ट होता है आपका फिजिक्स का। दूसरा है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, दूसरा है आपका केमिस्ट्री का। और तीसरा पार्ट होता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का। ओके, तो तीनों पार्ट अपने कवर करना है। बायोलॉजी के अंदर भी 2 पार्ट अपन पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका जूलॉजी का। ठीक है, जूलॉजी का। और दूसरा होगा आपका बॉटनी का। ठीक है, दूसरा आपका बॉटनी का। तो ये कंप्लीट आपका साइंस का सिलेबस है जिसे हम कवर करने वाले हैं। सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, और नंबर्स आपको कम ही मिलने पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सेलेक्टिव चीजें रिसर्च बेस्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। वही चीज हम आपके यहाँ पास कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पर फिर भी साइंस का लेक्चर आपका 50 से 60 घंटे जा सकता है, तीनों सब्जेक्ट को मिला करके कितना भी अपन सेलेक्टिव आपको पढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उनका दायरा फिक्स नहीं है। ओके, सो अपन को थोड़ा सा डीपली इस पे चलना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। क्लासेस जो चलेंगी हमारी, वो सबसे पहले तो अपन पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिक्स। ठीक है, सब इंजीनियर बैच के अंदर पहले कवर करेंगे अपन फिजिक्स। फिजिक्स के बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद आएंगे बायोलॉजी पर। एंड बायोलॉजी के अंदर ये दोनों पार्ट कवर करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से क्लास चलने वाली। अब प्रॉपर तरीके से आपकी जो ये साइंस की क्लास है वो मैं ही कवर करूंगा। ठीक है, साइंस की प्रॉपर क्लास आपकी चलेगी। बाकी इससे पहले हमारे 2 सब्जेक्ट आपकी तो हिंदी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो अधूरे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो चैप्टर अधूरे हैं वो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर जिन्होंने पढ़ाया वो आपको कवर करेंगे। बहुत जल्द वो भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और आपके जो और सब्जेक्ट हैं आप टेंशन मत लें कृपया। आपका जो है तो सिलेबस वो फरवरी के एंड आपका नॉन टेक भी हो जाएगा। टेक्निकल तो बहुत अच्छा चल रहा है, टेक्निकल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, नॉन टेक भी आपका हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी रहने वाली है। स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स का ये सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट है। 14 नंबर का आपका फिजिक्स आपसे पूछी जाती है। ठीक है, 14 नंबर की फिजिक्स आपसे पूछी जाती है। ओके, तो इस 14 नंबर के लिए हमको फाइट करना है इस साइंस के अंदर। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको 20 घंटे के अंदर, लगभग 20 घंटे में आपको फिजिक्स, और वही 20 से 22 घंटे के अंदर आपको केमिस्ट्री। ठीक है, 20 घंटे के आसपास केमिस्ट्री। और बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, यानी कि 25 घंटे तक अपन दे सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये अपने को कवर करना है, थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड पढ़ना है, अदरवाइज तो सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद समझिएगा इनके अंदर आपको जो वेटेज की बात कर लेता हूं। मैंने बताया आपको कि 14 मार्क्स का है। और एज पर प्रीवियस ईयर सिलेबस अगर अपन देखें, एज पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर अपन समझे, तो ये जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका फिजिक्स का वेटेज रहा है, फिजिक्स का जो वेटेज अभी तक अगर टोटल बात करूं तो 279 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, टोटल साइंस वाले पार्ट से जितने नॉन टेक के पेपर हमारे पास अवेलेबल है 279 क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास आपसे फिजिक्स से पूछे गए। ठीक है, 85 क्वेश्चन, और उसी के रिस्पेक्ट में 90 क्वेश्चन के आसपास आपके बायोलॉजी से, और उसी के रिस्पेक्ट में आपके जो बच गए वो आपके केमिस्ट्री से। मतलब यही लगभग एवरेज है। 1/3 का वेटेज आप मान सकते हो फिजिक्स का। ठीक है, 1/3 का वेटेज आप मान सकते हो कि आपका फिजिक्स का है। ठीक है, 1/3 का वेटेज आपका फिजिक्स का है। अगर मैं पिछले साल मतलब 2020 की, 2020 के अंदर जो फिजिक्स के अंदर सब इंजीनियर के 2 पेपर हुए थे सिविल ब्रांच के अंदर। पहले पेपर के अंदर आपसे 4 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए थे, और दूसरे पेपर के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारा क्वेश्चन एनालिसिस हमने आपके लिए किया हुआ था। वो एनालिसिस यहाँ पे रख रहा हूँ, इससे आइडिया लगेगा कि पढ़ना कितना किसको डीप में। ठीक है, ये आपका एनालिसिस है। तो 4 क्वेश्चन आपके पहले पेपर में थे और दूसरे शिफ्ट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब वेटेज इसका 4 से और 5 के बीच में। सेम चीज बायोलॉजी के वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था। बायोलॉजी से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन दोनों के अंदर। तो 6 और ये 5 कितने हो गए, 11 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और 4 नंबर का वेटेज लगभग आपका केमिस्ट्री का भी रहता है। ये केमिस्ट्री का वेटेज कभी कभी 3 भी हो जाता है, कभी 5 भी हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है, बट ये ऑलमोस्ट एवरेज मान सकते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इन चैप्टर्स को कवर करना है। अब बात ये है कि इन 4 नंबरों के लिए हमको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर भी 4 से 5 नंबर के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी हमको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज तो चूंकि मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आऊं, आज अपना इंट्रो वाला पार्ट है। इंट्रो वाले पार्ट के अंदर हम आज कवर करेंगे आपका जो पहला चैप्टर फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, क्या है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे काफी सारे क्वेश्चन आज तक पूछते रहे हैं, और एक नंबर लगभग लगभग हर एग्जाम के अंदर
अपन तो पढ़ रहे हैं सब इंजीनियर के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़े तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका 1 नंबर है इस चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रेटजी, इस तरीके से अपना एनालिसिस बेस्ड है, इस तरीके से अपन इसको आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स आपका 20 फिजिक्स आपका लगभग 20 घंटे के आसपास होगा, 20 आवर्स के आसपास, और इसके अंदर अपन 4 से 5 क्वेश्चन जो आते हैं इनको कवर करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। जो भी क्वेश्चन होंगे मैं साथ साथ चैप्टर वाइज आपको करवाता जाऊंगा। ओके, और आपको करना क्या है, अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना पा रहे तो आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है, बस वीडियो को देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हो गई आपके कंप्लीट सिलेबस साइंस वाले पोर्शन की। साइंस से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देख सकते हैं आप, 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये हमको छोड़ने नहीं है। ठीक है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, 14 के 14 हमको कवर करने हैं। हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस सीट आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सो आपको जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आप उसके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। इसी किसी क्वेश्चन पे डाउट आता है आप हमें सेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला भाग है आपका साइंस पोर्शन का फिजिक्स। ठीक है, पहला भाग है आपका साइंस पोर्शन का फिजिक्स। देखिए फिजिक्स के अंदर क्या है, फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमको थोड़ा सेलेक्टिव चलना होगा, पर फिर भी इसके थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर रहने वाला है इसका आपका इसका पहला चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या इसको मैं कहूँ तो भौतिक राशियां और मापन कह सकते हैं अपन इसको, अगर अपन चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर होगा हमारा भौतिक राशियां एवं मापन। ठीक है, भौतिक राशियां एवं मापन। ठीक है, भौतिक राशि एवं मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इंग्लिश वाले आप समझ सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि मापन क्या होती है, कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके, उनके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। ओके, एंड आपके फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। साथ में आपके इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ, ठीक है, कुछ आपके मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, और साथ में कुछ मेजरमेंट्स, ठीक है, कुछ साथ में मेजरमेंट्स यूनिट्स के बारे में, या मापन यंत्र के बारे में। ठीक है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 नंबर लगभग हर पेपर के अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, हर पेपर के अंदर पूछा ही जाता है। तो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले, ये राशियां लिखा हुआ। ठीक है, ये राशियां, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी राशियां थी। ओके, तो भौतिक राशियां एवं मापन ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है। ओके, दूसरा चैप्टर हमारा क्या होगा, दूसरा चैप्टर होगा फिजिक्स के अंदर आपकी यांत्रिकी। ठीक है, अभी चूंकि मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल चैप्टर लिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको सेलेक्टिव पढ़ाऊंगा। सेलेक्टिव इन द सेंस ये कि जो चैप्टर ज्यादा पूछे गए उसको थोड़ा सा अपन अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो यांत्रिकी के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, यांत्रिकी के अंदर मोस्टली आपके जितने मोशन वाले चैप्टर होते हैं, मतलब गति वाले, ये गति वाला आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, फ्रिक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। इसके अंदर आपके बाद आपका, इसके अंदर आपका जो अगला पार्ट होगा वो ग्रेविटी का होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल भी आ जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के जितने टॉपिक वो भी सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप पढ़ते हो वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये भी इसी पार्ट के अंदर कवर होगा। ठीक है, यांत्रिकी के अंदर वर्क, पावर और एनर्जी वाला टॉपिक। ठीक है, वर्क, पावर और एनर्जी, ये मोस्टली यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा कुछ प्रॉपर्टीज, चाहे आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, जिसके अंदर अपन स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे विस्कोसिटी वगैरह, तो अपन कुछ यहाँ पास प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के वगैरह में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वगैरह, द्रवों के गुण वगैरह यहीं पर अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में होगा ये चैप्टर यांत्रिकी वाला। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, तो अगला चैप्टर होगा आपका जो थर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा होगा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा आपका हीट एंड, ठीक है, ये इसको अपन कहें तो ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हमारा थर्ड चैप्टर होगा। इसके अंदर हम टेम्परेचर, हीट, ठीक है, और आपका कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जैसे आपका थर्मामीटर वगैरह, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, और कुछ और चीजें जो इसके अंदर है, आपका कन्वर्जन हो गया, चाहे वो केल्विन से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये कैसे, ये सारी चीजें अपन इसी के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा। फोर्थ चैप्टर की अगर बात करूं मैं, तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, फोर्थ चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपका वेव वाला, ठीक है, वेव चैप्टर, या जिसे अपन तरंग कहते हैं।
ठीक है, वेव्स या तरंग। ठीक है, तो अगला चैप्टर होगा आपका तरंग वाला। ठीक है, तरंग के सारे सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, किरणें क्या होती है, सारी चीजें अपन कवर करेंगे फोर्थ चैप्टर के अंदर। फिफ्थ चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फिफ्थ चैप्टर होगा आपका साउंड से रिलेटेड। ठीक है, साउंड से रिलेटेड यानी कि जिसे अपन कहते हैं ध्वनि। ठीक है, अगला चैप्टर होगा आपका ध्वनि का, ध्वनि के बारे में थोड़ा सा समझेंगे फिफ्थ चैप्टर के अंदर। ओके, इसके बाद अब ब्रीफ जो इनका इंट्रो होता है अपन उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो साउंड हो गया, साउंड के बाद जो आपका अगला चैप्टर होगा, इसके बाद होगा आपकी प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी इसके अंदर आपका लाइट के बारे में, ठीक है, और लाइट की दोहरी प्रकृति जो आप पढ़ते हो, द्वितीय प्रकृति लाइट की, या कि रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है आपके, लेंस वगैरह टॉपिक जो है ना, ठीक है, इन कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सारी चीजें की जो कॉन्सेप्ट है ये सब अपन यहीं पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी के अंदर सारी चीजें कवर होंगी। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, सेवेंथ चैप्टर होगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मतलब विद्युत धारा एंड चुंबकत्व, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, ये आपका सेवेंथ टॉपिक होगा। इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी, जैसे आपका क्या क्या कवर होगा, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होते हैं, ओके, विभवांतर, ओम का ओम नियम हो गया, ओम्स रूल, ओके, एंड आपका और कई सारी चीजें, जैसे कुछ बल्ब से रिलेटेड एलईडी वगैरह, ठीक है, और सीएफएल वगैरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे उसका थोड़ा सा डीप में लेकर चलने का प्रयास करेंगे। ओके, और इसके अंदर और अपन कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे प्रतिरोध वगैरह के, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये होगा आपका अगला टॉपिक। और अगर बात करूं मैं तो मॉडर्न जो आपकी फिजिक्स होती है, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक होगा आपका एट्थ टॉपिक, वो आपकी होगी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, जस्ट मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। ठीक है, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इसे अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा क्या पूछा जाता है, कुछ कुछ चीजें जो अभी फिजिक्स की जनरली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा अपन। इसके अंदर एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, थोड़ा सा हल्का लेकर के मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देख रहे हैं चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये इतने आपको दिखाई दे रहे, टोटल 8 चैप्टर। ये तो कंप्लीट फिजिक्स का ही सिलेबस है वैसे कहा जाए तो, क्योंकि सब लगभग लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सो मैंने स्किप तो नहीं किया किसी को। ठीक है, लगभग कंसीडर तो सारे कर लिए, लेकिन अब अगर इतना अपन डिटेल में पढ़ने लग रहे हैं तो जाकर के आपका 100 से 150 घंटे की फिजिक्स सिलेबस होगा, एटलीस्ट 70 से 80 घंटे तो फिर भी मान लो आप, अगर अपन डिटेल में सारी चीज कवर करेंगे। और अगर आप 70-80 घंटे केवल 5 नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए वर्थलेस है। ठीक है, वो आपके लिए वर्थलेस है, क्योंकि आप सारी एनर्जी यही लगा देंगे, फिर आपके दूसरे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा पढ़ना है, बट एक चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए कि आपको हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपको 20 घंटे के अंदर 5 नंबर दे के चला जाए। ठीक है, क्योंकि अपन कोई चीज छोड़ भी नहीं सकते जिससे आपका नुकसान ना हो। तो अपन पूरी कोशिश करेंगे, आपको जितने असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर सब्जेक्ट के बाद आपको जो प्रैक्टिस सीट दी जाएगी उसे आपको जरूर लगाना है। ठीक है, कोई डाउट आता है आपको सेंड करना है। तो ये हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, उसके पैटर्न के हिसाब से अपन इसे कवर करने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट फिजिक्स का टॉपिक है जिसे अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चैप्टर का जो वेटेज है मैंने बता दिया, आपका कितने नंबर का वेटेज है आपके सब्जेक्ट का, 5 नंबरों का आप वेटेज मान सकते हो कि 5 नंबर के लिए आपको पूरी फिजिक्स एक बार अपनी आंखों के सामने से जो आपने पढ़ी है। अब इसके अंदर चूंकि आप इंजीनियर्स हैं तो फिजिक्स के अंदर आपको मोस्टली दिक्कत जाएगी नहीं। ओके, सो अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड भी पढ़ा दूं तो कोई इशू नहीं है। रीजन ये है कि आप सब फिर 3 साल 4 साल अगर आपने बीटेक किया तो आपने वहां पर सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर आप इंजीनियर तो आप ये बात जानते हैं कि हम इंजीनियरिंग फील्ड में फिजिक्स का ही प्रैक्टिकल रूप पढ़ते हैं। भाई सब फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उपयोग कहाँ इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं ना, तो सारी फिजिक्स पर ही तो डिपेंड है आपकी इंजीनियरिंग, तो पढ़ रखी है आपने, दैट्स इट। बस ये है कि थोड़ा सा उन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करना है, जो चीजें कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है, इन चीजों के बारे में थोड़ा समझना है। तो आई थिंक आपको उतनी प्रॉब्लम यहाँ पे जाएगी नहीं, अपन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी चल सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको अब सिलेबस अपना जल्द से जल्द कवर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। आज का जो पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर क्या होने वाला है, चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर आपका जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, भौतिक राशियां एवं मापन। ठीक है, भौतिक राशियां एवं मापन, ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है
जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है पहले तो अपन उसके चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं, हमेशा का नियम है, ठीक है। बेसिक्स समझने का प्रयास करते हैं। क्या होती है भौतिक राशि? क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं आपकी? देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि राशियां क्या है या क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर तो समझ पाएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए राशियां उन्हें कहते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो आप, जिन्हें नापा जा सकता है या मापा जा सकता है उन्हीं को अपन राशियां कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? किसी पदार्थ को, ठीक है, किसी पदार्थ को अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में बताऊं तो किसी पदार्थ की सही स्थिति या उसका मात्रात्मक स्थिति, ऐसा कह सकते हो। मात्रात्मक मतलब उसकी डायमेंशन बताना, ठीक है। इन सब चीजों को बताने के लिए, इनकी सटीक व्याख्या करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं अपन या जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ पाए आप लोग? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। देखिए द्रव्य या पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों की सही स्थिति या उसकी डायमेंशन को व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, किसी पदार्थ की सही स्थिति या उसकी मात्रात्मक स्थिति कह सकते हैं। मात्रात्मक मतलब उसकी डायमेंशन वगैरह, शेप साइज बोल सकते हो, ठीक है। उसकी विमाओं को व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी को भौतिक राशियां कहते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये जो भौतिक राशियां होती हैं ये जनरली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये जनरली कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबने पढ़ रखा है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है आपकी अदिश राशि। पहली कौन सी होती है आपकी? अदिश राशि। पहले क्या होती है आपकी? अदिश राशि। और दूसरी क्या होती है आपकी? या अदिश राशियां बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक तो है नहीं, बहुत सारी होती हैं तो अदिश राशियां बोल देते हैं। दूसरा क्या है आपका? दूसरा होती है आपकी सदिश राशियां, ठीक है। दूसरी क्या होती है आपकी? सदिश राशियां। दूसरी क्या होती है आपकी? सदिश राशियां। अब ये अदिश क्या है और सदिश क्या है पढ़ तो सबने रखा है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए जिस चीज को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिसे व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? परिमाण। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। जस्ट ओके, जिसे व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता हो उसे कहते हैं अदिश राशि। और यदि परिमाण के साथ साथ परिमाण, अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल समझ ले फिर आते हैं सदिश राशियों पे। अदिश राशि मतलब क्या है? जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं हम अदिश राशियां, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? अदिश राशियां। जैसे जैसे मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद आपकी दूरी हो गई, ठीक है। द्रव्यमान के बाद आपकी दूरी हो गई, दूरी के बाद आपका चाल हो गया, ठीक है, चाल हो गया, ठीक है। चाल के बाद आपका ये आयतन हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गई, शक्ति हो गई। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सभी आपकी क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। अगर आपको इनको व्यक्त करना है तो आपको किसी प्रकार की दिशा नहीं बतानी। जैसे मैंने कहा कि मैंने बता दिया कि भाई इंदौर, ठीक है, इंदौर और कोई दूसरा शहर बता दिया जबलपुर, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी कुछ है, ठीक है, कुछ दूरी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए 100 किलोमीटर, जस्ट ऐसा नहीं है, एकदम बता देता हूँ 100 किलोमीटर है। तो मैंने ये नहीं बताया ना कि दिशा कोई बतानी पड़ी, बस बता मैंने कि इस दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी इतनी है। तो मुझे क्या बताना पड़ा? केवल इसके परिमाण चाहिए था कि दूरी इतनी है, दैट्स इट, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को अगर व्यक्त करना है, अगर केवल उसका परिमाण चाहिए, यहाँ पे केवल दूरी की आवश्यकता पड़ी और किसी की नहीं। लेकिन अगर मैं बता दूं यहाँ पर कि आपने आज उत्तर दिशा में, ठीक है, आपने आज उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन में इतने किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है, कितने किलोमीटर की? मान लेता हूं 10 किलोमीटर की। तो अगर दूरी बोलेंगे तो फिर ठीक है, आपने इस पॉइंट से लेकर के आज 10 किलोमीटर की दूरी किसी दिशा में तय करी। थोड़ा सा और इसको इजी वे में समझते हैं। थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो, आप जैसे कोई चीज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा हूं, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता हूं। तो आपने क्या बताया? आपने जस्ट बताया कि मैं 10 मीटर पर सेकंड, जो आपने मैग्नीट्यूड था वो बता दिया।
पर अगर आप बोल रहे हो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की चाल से इस दिशा में चल रहा हूं, कोई निश्चित दिशा है आपकी, आप भटक नहीं चुके हो, ठीक है, आप भटके नहीं हो, आपकी एक पर्टिकुलर दिशा है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, आप इस दिशा में चल रहे हो, फिर वहां पर ये नहीं बोलोगे आप, फिर वहां पे बोलोगे कि वेग, ठीक है, वहां पर आप क्या कहोगे, वेग। तो आपकी क्या बदल गई, राशि बदल गई, ठीक है। अगर आप सिर्फ चाल कह रहे थे तो वो अदिश राशि थी, क्योंकि उसके अंदर कोई दिशा नहीं आई थी, ठीक है, कोई एक फिक्स दिशा नहीं आई थी, ठीक है, कोई एक फिक्स दिशा नहीं थी। और दूसरी चीज सदिश राशि के अंदर क्या है कि फिक्स दिशा आ जाएगी। आप अगर कोई चीज व्यक्त कर रहे हैं, किसी राशि को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको दो चीजें चाहिए होंगी। पहला तो इसका परिमाण, ठीक है, पहला इसका परिमाण, और साथ में इसकी अब दिशा भी बताइए कि जैसे आज अगर आपने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो 50 किलोमीटर की दूरी किस दिशा में तय की है, ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाइए, उसके अंदर आपकी फिक्स दिशा होनी चाहिए। तो अगर व्यक्त करना है आपको तो दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो आपकी परिमाण की, दूसरी परिमाण तथा दिशा की। तो केवल परिमाण अगर चाहिए तो आपकी अदिश राशि के अंदर आगे जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो उसका परिमाण ही काफी है, दूरी हो गई, चाल, आयतन, कार्य, ठीक है, ये जो चीजें हैं आपकी अदिश राशि कहलाती है, केवल इसके लिए परिमाण चाहिए। दूसरा आपका सदिश राशि, जहां परिमाण के साथ साथ आपकी दिशा भी चाहिए होती है। एक तीसरी भी राशि होती है जो जनरली अपन फिजिक्स में तो नहीं पढ़ते, इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ते हैं अपन, जिसे हम कहते हैं, पता है क्या, टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ये बात भी आज याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक तीसरी भी क्वांटिटी होती है जिसे अपन टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी मतलब दो चीजें, देखिए सदिश अदिश राशि में क्या था, जिसे अपन अदिश राशि को स्केलर कहते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना, जो इंग्लिश में इसको स्केलर राशि कहते हैं, सदिश राशि को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर। अदिश राशि को स्केलर, सदिश को वेक्टर, और एक तीसरी होती है जिसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो प्रकार की ही होती है, बट एक और अपन इंजीनियरिंग भाषा, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी के अंदर आपको अब तीन चीजें चाहिए उस चीज को व्यक्त करने के लिए। क्या चीज चाहिए, तीन चीज, कौन कौन सी, एक तो आपकी पहली चीज आपका मैग्नीट्यूड, ये तो कंपलसरी है क्योंकि ये तो अदिश के अंदर ही था, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे इसको ऐसे एम से लिख देता हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड। दूसरा आपका क्या है, डायरेक्शन, ये भी। और तीसरा एक और एक्स्ट्रा चीज चाहिए, वो है आपका प्लेन, कि वो किस प्लेन पे लग रहा है ये भी अब बताइए, ठीक है, वो किस प्लेन पे लग रहा है ये बताइए। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स आउट ऑफ पर यूनिट एरिया को अपन स्ट्रेस बोलते हैं, ये ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया अपन पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो हम लोग यहाँ पे क्या, स्ट्रेस क्या है, किस प्रकार की क्वांटिटी है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी है, या टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेस क्या है, तो ना तो वो स्केलर है, ना तो वो वेक्टर है, वो आपका टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, टेंसर। तो स्ट्रेस के बारे में अगर पूछे तो स्ट्रेस आपकी कैसी क्वांटिटी है, टेंसर, क्योंकि स्ट्रेस, जब भी हम स्ट्रेस को व्यक्त करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि स्ट्रेस आपका इस प्लेन पे लग रहा है, ठीक है, हमको ये बताना पड़ता है साहब कि स्ट्रेस आपका इस प्लेन पे लग रहा है। तो वहां पे तीसरी चीज रिक्वायर्ड हो जाती है, वो तीसरी चीज क्या, आपका प्लेन है, ठीक है, वो तीसरी चीज क्या, आपका प्लेन होता है। तो तीन चीजें चाहिए बेसिकली टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा प्लेन। ऑल इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दो प्रकार की राशियां, सिर्फ इतना याद रखना, दो प्रकार की राशियां होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि को व्यक्त परिमाण चाहिए केवल, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा चाहिए, और तीसरा टेंसर क्वांटिटी, जहां पे तीन चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। टेंसर क्वांटिटी का उदाहरण है स्ट्रेस, अदिश राशियों का यानी कि स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण है आपका द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये सब चीजें, ठीक है। और एक मैं और बता देता हूं यहाँ पे, सदिश राशियों का उदाहरण क्या है, ठीक है, सदिश राशियों का उदाहरण क्या है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आपका वेग हो गया, जैसे कि आपने बताया ना, मैं इतने मीटर पर सेकंड की दर से चल रहा हूं, तो आप किस दिशा में चल रहे हैं, अगर आप दिशा बता रहे हैं तो वो आपका वेग कहलाएगा, ठीक है, वो आपका वेग कहलाएगा, ठीक है, वेग कहलाएगा। दूसरा आपका जैसे विस्थापन, जैसे आपने बताया कि मैंने आज 50 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय की, तो फिर आपकी वो दूरी नहीं रह गई, वो आपका विस्थापन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, विस्थापन, क्योंकि आपने दूरी के साथ में, मतलब परिमाण के साथ में आपने दिशा बता दी, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन, ठीक है। तो मतलब आपने 50 किलोमीटर का विस्थापन किया, ऐसे कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन, ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं अपन, वेग हो गया, इसके बाद बात करते हैं जैसे बल हो गया आपका, ठीक है, जैसे आपका बल हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 50 न्यूटन का बल लगाना है, तो आप पूछोगे कहां लगाना है, ठीक है, किसी के गाल पे लगाना, किसी के सर पे लगाना,
कहाँ पे, मतलब कोई आपको लोकेशन चाहिए ना, या कि पर्टिकुलर आप दिशा पूछोगे ना कि मतलब ये जो मैं बल लगा रहा हूं ये मैं किस दिशा में लगाऊं, वो बल मेरा पुश होना चाहिए या पुल होना चाहिए, मतलब मैं दबाव बल लगाऊं कि खिंचाव बल लगाऊं, है कि नहीं। तो बल भी एक प्रकार की कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, बल भी एक प्रकार की कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि, जहां पे आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए तभी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। अदरवाइज बल बल हो गया, लगा दीजिए बल, कहीं भी लगा दीजिए बल, ऐसा थोड़ी होता है, बताना पड़ेगा ना कि आपको कहां पे लगाना। तो बल भी एक प्रकार की सदिश राशि है। दूसरा अगर बात करता हूं, ये तो जस्ट एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहां से, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो नीचे समझ लीजिएगा, नीचे समझ लीजिएगा कि एक मैं ब्लॉक बना रहा हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं, इनको आपको याद कर लेना है कि भैया यही जो आपकी सदिश राशियां हैं और यही आपकी अदिश राशियां हैं। इस ब्लॉक के अंदर मैं लिख देता हूं, डाउट नहीं रहेगा, इतनी ही होती हैं, इन्हीं को अच्छे से याद रखना। इधर लिख दिया मैंने अदिश राशि और यहां लिख दिया मैंने सदिश राशियां। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया सदिश राशियां। तो देखो अदिश राशियों के अंदर देख लो फटाफट। अदिश राशियों के अंदर आपका देखो कौन कौन से, पहला तो आपका दूरी चाल, दूरी चाल, शक्ति ऊर्जा लंबाई, शक्ति ऊर्जा लंबाई, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल एरिया हो गया, मतलब आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम, घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, तापमान, तापमान यानी टेम्परेचर। यार जो लोग इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश वाले हो ना, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम वालों की ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वैसे बोलता जाऊंगा, आप लोग समझ सकते, तापमान मतलब क्या, टेम्परेचर। भाई आप भले इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं तो भारत के अंदर ही है ना, आपको इतना तो पता ही है कि भाई साहब टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, तापमान। ओके, इसके बाद तापमान के बाद आगे आपका आयतन हो गया। ठीक है, और होता है इसके अंदर कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये 3 चीजें और याद रखनी है। कार्य, विद्युत धारा, विद्युत धारा और दाब। ठीक है, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये होती है आपकी सारी अदिश राशियां। दूरी चाल, शक्ति ऊर्जा लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। दैट्स इट, इतने ही है, रट लो इनको। बात करते हैं सदिश राशियों की, बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियों के अंदर क्या है, पहला तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे, विस्थापन। दूसरा है आपका वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, वेग। फिर इसके बाद है आपका बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम। ठीक है, संवेग। इसके बाद है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण हो गया। इसके बाद आपका वजन, या जिसे अपन वेट कहते हैं, वजन या भार बोल सकते हैं अपन। ओके, इसके बाद आपका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और आपका चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत तीव्रता। ओके, विद्युत तीव्रता और आपका आ गया विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया आपका, विद्युत धारा यानी कि विद्युत करंट डेंसिटी हो गई। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो इस तरीके से आपको इतने ही बस याद रखने हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। ओके, तो आपको बस इतने ही याद रखने हैं। कौन कौन से अदिश राशि में पूछा जाएगा किन में से कौन सा नहीं है, तो बस याद रख लीजिए। इनके अलावा जो है वो सारी सदिश राशियां हैं, जैसे दूरी चाल, शक्ति ऊर्जा लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत ऊर्जा और दाब। ये इतने एक याद कर लीजिए, दूसरा तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, एक याद कर लीजिए, अगर ये है तो है, अगर इनके अलावा है तो सारे तो फिर सदिश ही है। ठीक है, तो एक बार याद रख लेना है कि अदिश आपके ये होते हैं, इनके अतिरिक्त जो है वो सारे आपके सदिश के अंदर आएंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ आ जाते हैं जैसे स्ट्रेस वगैरह, वो सभी आपके दूसरे के अंदर आते हैं, वो टेंसर क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, बट ऑप्शन जनरली आपको दो ही मिलेगा, तो सदिश हो गया, अदिश होगा, इसलिए ऑप्शन आपको यही वाले मिलने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछा जाता है, बनेगा अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन आया तो यहीं से। तो एक तो इंट्रो वाला पार्ट हो गया सदिश राशियों और अदिश के बीच में। ठीक है, अब अपन राशियों को दो अलग तरीके से और बांटते हैं। ठीक है, दो एक तरीके से और डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो तरीके से राशियों को दो तरीके से और डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी होती है, एक राशि होती है मूल राशियां,
ठीक है, क्या होती हैं? मूल राशियां, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, क्या होती है? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या है? इसे अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? मूल हो, जो मूल तरह से हो, जो बने हो, उनको उनको व्यक्त करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना फंडामेंटल रेगुलेशन। ठीक है, मतलब मेरे मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, क्या है ये? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये आपकी डिराइव क्वांटिटीज है। ओके, तो ये आपकी एक होती है मूल राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां का मतलब क्या होता है? मूल राशियों का मतलब क्या होता है? देखो, मूल राशियों का मतलब ये होता है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और चीजों की आवश्यकता नहीं होती, खुद से स्वतंत्र होती हैं, खुद से ही व्यक्त हो जाती। इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है, ये वो लिख सकते हैं। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में। ठीक है, इन्हें अगर हमें व्यक्त करना है तो ये खुद से व्यक्त हो जाएंगी, इन्हें ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अगर बात करते हैं उत्पन्न राशियों की, तो ये डिपेंड करती हैं मूल राशियों के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड करती है मूल राशियों के ऊपर। ओके, ये भौतिक राशियां एक या एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इन्हें एक या एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ओके, इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब देखिए, ये मिलकर किससे बनी है? मूल राशियों से। तो इसका मतलब है कि अगर आपको व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करना है तो किसका सहारा लेना पड़ा? मूल राशियों, क्योंकि भाई सब ये बनी ही मूल राशियों से है ना। तो ऐसे कह सकते हो ना कि मूल राशियां वे राशियां जिन्हें जो खुद से व्यक्त हो जाती, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, खुद से क्या है? स्वतंत्र होती है। और दूसरा अगर बात करते हैं हम किसकी? व्युत्पन्न राशियों की, तो ये राशियां जो होती हैं ये बनी ही किससे होती है? मूल राशियों से। एक या एक से अधिक मूल राशियों से बनी होती है, अतः इन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे कह सकते हो। तो जो डिपेंडेंट होती है किस पर? मूल राशियों पर, और ये डिपेंडेंट नहीं होती है। दो चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं। अब इसमें समझ लीजिएगा, ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हैं तो ये मूल राशियां होती कौन कौन सी? देखिए, मूल राशियों की जो संख्या होती है जनरली ये 7 होती है, और व्युत्पन्न राशियों की जो संख्या होती है लगभग 22 होती है। और यहाँ पर 2 संपूरक मान, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां, ये जो मूल राशियां होती हैं, अगर हमें इन्हें नापना है, इन्हें हमें इनका मापन करना है। क्या करना है? इनका मापन करना है। मापन इन द सेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मूल राशि लंबाई, ठीक है, क्या है आपका? लंबाई। अब मान लीजिए लंबाई क्या होती है? अगर आपसे लंबाई की परिभाषा पूछे तो आपने बता दिया कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, मान लेता हूं बिंदु आपका ए है और बिंदु बी है, इसके बीच की जो भी दूरी है, जो भी दूरी है, इसे अपन क्या कहेंगे? इस दूरी को कहते हैं कि वो लंबाई है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पर ये लंबाई है कितनी? ठीक है, ये लंबाई है कितनी, इसके लिए हमका इसका करना पड़ेगा मेजरमेंट। और मेजरमेंट हमने अगर कर लिया तो उसको व्यक्त करना पड़ेगा ना, किसी न किसी में बताना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई साहब ये लंबाई इतनी है, कितनी है, किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा ना। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा ना, कि कोई ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप बता सको कि ये जो है तो ये इतनी है। जैसे मान लो अभी आप ठीक है, अपने बारे में समझ लो कि आप, अगर आपकी अभी खुद की कोई पहचान नहीं तो आप क्या बताते हैं? आप बताते हो ना कि मैं, मेरे पिताजी का नाम ये है, तो आप अपनी पहचान किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। यहीं पर ये सेम चीज है कि अगर हमको बताना है कि लंबाई इतनी है तो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि लंबाई कितनी है? तो कोई ना कोई यूनिट चाहिए वहां पे। हमको क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। मापन की भी यूनिट होती है। ठीक है, हमको कोई ना कोई यूनिट चाहिए होती है। ठीक है, तो इन्हीं यूनिट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे लंबाई की यूनिट क्या? मीटर है, तो मीटर ही क्यों तय करी? किसने तय किया इसमें मीटर को? ठीक है, कुछ और क्यों नहीं रख सकते हैं? तो इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? मापन।
ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, मापन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मापन। ओके ओके, अगला पॉइंट हमारा क्या है, मापन या मेजरमेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मापन या मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। ठीक, मापन। ओके, अगला टॉपिक है अपना मापन। मापन क्या है, मापन एक पद्धति जिससे अपन किसी भी राशि की, ठीक है, किसी राशि की विमाओं को या किसी राशि की मात्रा को प्रकट करते हैं, ठीक है। किसी राशि की विमाओं विमाओं को या किसी राशि की विमाओं को या उसकी मात्रा को प्रकट करते हैं, मात्रा को प्रकट करते हैं, मात्रा को प्रकट करते हैं, ठीक है, मात्रा को प्रकट करते हैं। अब ये समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि प्रकट करेंगे किसमें, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिट की, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट की, जिसे हम कहते हैं मात्रक। किसकी सहायता से प्रकट करते हैं, मात्रक की सहायता से प्रकट करते हैं। मात्रक मतलब यूनिट की, ठीक है, मात्रक मतलब यूनिट की। तो अभी यूनिट क्या चीज होती है ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये यूनिट क्या चीज होती है ये समझना जरूरी है, तो यूनिट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिट क्या है, किसी भौतिक राशि को मापन के अंतरराष्ट्रीय रूप में, ठीक है, किसी भौतिक राशि को, अगर इसका डिफिनेशन में समझाऊं आपको, किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को मापन के अंतरराष्ट्रीय रूप से, मापन के अंतरराष्ट्रीय रूप से, ठीक है, मापन के, ये यहाँ पे एक चीज गलत लिखी हुई है, ये बड़ा आएगा ना इस पे, तो बड़ी जस्ट यार हिंदी लिखना पता है बहुत डिफिकल्ट काम है, खासकर पैड इसके अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल में लिख देता हूँ, आप यहाँ पे समझ जाना, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब वही अंतरराष्ट्रीय, किसी भौतिक राशि के मापन के इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय रूप से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक इकाई को ही मापक कहा जाता है, ठीक है, मानक मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को मापन के इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय में ही फीलिंग आएगी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। ओके, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई का मात्रक कहा जाता है, को इकाई का मात्रक कहा जाता है। मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी भौतिक राशि को जिस जिस यूनिट में अपन प्रकट करते हैं, जिस यूनिट में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर है, ठीक है, जैसे लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स हैं जो अंतरराष्ट्रीय रूप से फिक्स की गई हैं, ठीक है। अब ये फिक्स कौन करता है, तो इसके लिए सारे देशों का एक समूह होता है, ठीक है, एक सारे देशों का समूह होता है जो ये फिक्स करता है कि इसकी यूनिट ये होनी चाहिए। अब ये फिक्स कब की गई थी, कितने समूह होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, कहा जाता है। ओके, अभी मात्रक होते कितने प्रकार के ये भी समझ लेते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कि मात्रक जनरली दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मात्रक जो है तो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रक जो है तो आपके, ऐसा मैं लिख देता हूं, ठीक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं। अभी दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार होता है आपका मूल मात्रक, ठीक है, पहला जिसे कहते हैं अपन मूल मात्रक, ठीक है। पहला क्या है आपका मूल मात्रक, पहला होता है आपका मूल मात्रक, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। पहला होता है आपका मूल मात्रक, दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब ये मूल मात्रक क्या है और ये व्युत्पन्न मात्रक क्या है, देखिए आपने पढ़ा दो प्रकार की राशियां, ठीक है, दो प्रकार की राशियां पढ़ी आपने, एक तो पढ़ी आपने मूल राशि, दूसरी पढ़ी व्युत्पन्न राशि। ये आप समझ चुके हैं मूल राशियां क्या है और व्युत्पन्न राशियां क्या है। अगर मूल राशियों को हमें व्यक्त करना है, ठीक है, या मूल राशियों की विमाओं को या उनकी मात्रा को व्यक्त करना है, तो हमें किसी मात्रक की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए मुझे लंबाई को व्यक्त करना है, तो मुझे कोई मात्रक चाहिए ना जिसमें मैं व्यक्त कर पाऊं कि भाई साहब लंबाई ना इतने मीटर है, इतने किलोमीटर है, तो भाई साहब एक
कुछ तो एक शुद्ध मात्रक चाहिए जिसमें मैं बता पाऊं, जिसका मैं रेफरेंस दे पाऊं कि ये चीज इतनी है, मतलब उसकी डायमेंशन को, उसकी क्वांटिटी को मैं व्यक्त कर पाऊं जिस मात्रक में। तो अगर मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसे मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात हो गई क्लियर क्या? बताइए, अब समझ में आ गया ना? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए कितने, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दैट्स इट, यही चीजें हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या है यहाँ पास, मूल मात्रक क्या और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, अब ये समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, समझ तो गए हैं वैसे। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको व्युत्पन्न राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, व्युत्पन्न मात्रकों की। ठीक है, अब समझते हैं इसकी, ठीक है, अब समझ लेते हैं इसकी, ये क्या क्या होते हैं, उदाहरण तो अपन समझ लेंगे। मूल मात्रकों की जो संख्या होती है 7 होती है, ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 2 संपूरक मात्रक होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक होते हैं 7, 2 होते हैं संपूरक मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या होती है 22। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है, 22। याद रखनी है चीज आपको, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। मूल मात्रक समझ में आ गए, इनकी संख्या ही 7 होती है, इनके रिस्पेक्ट में मूल राशियों की भी संख्या 7 होगी, तभी तो उनके व्युत्पन्न मात्रक, मतलब जितनी मूल राशियां उतने उनके मूल मात्रक, जितने व्युत्पन्न राशियां उतने उनकी व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जनरली इसकी 22 होती है, ये आपकी कौन सी होती है, मूल मात्रक आपके 7 होते हैं, 2 आपके संपूरक मात्रक होते हैं। अब ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, ठीक है, ये सारी चीजें कि इसका मात्रक ये होगा, इसका मात्रक ये होगा, इसकी कुछ तो पद्धतियां होंगी ना, इसकी कोई तो पद्धति होगी जो ये सारी चीजें डिसाइड करता होगा। तो क्या बिल्कुल है, कौन कौन सी पद्धति है, तो इस प्रकार मात्रक की, ठीक है, यूनिट को डिसाइड करने की मुख्यतः 4 पद्धतियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियां होती है समझ लेते हैं। हेडिंग रहेगा अपना कौन सा, अगला हेडिंग है आपका मात्रक पद्धतियां। ठीक है, मात्रक पद्धतियां, अगला टॉपिक है अपना कौन सा, मात्रक पद्धतियों के ऊपर। तो मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, एक तरीके से मैं यहाँ पास लिख देता हूं, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पास लिख देता हूं। ओके, पहली पद्धति थी आपकी एमकेएस पद्धति, ठीक है, एमकेएस, या थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं। पहले आपकी थी सीजीएस पद्धति, दूसरी थी आपकी एफपीएस पद्धति, और तीसरी पद्धति थी आपकी एमकेएस पद्धति। ठीक है, तीसरी कौन सी है आपकी एमकेएस पद्धति। ये रिस्पेक्टिव 3 चीजें, देखो किसी भी चीज को अगर हम दिखाना चाहते हैं, उसकी विमा बताना चाहते हैं, तो उसके मुख्यतः 3 चीजें अपन लेते हैं। एक तो होता है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास यानी कि एम, दूसरा लेते हैं उसकी लंबाई, ठीक है, ठीक है, दूसरी कौन सी लेते हैं उसकी लंबाई को, मतलब लंबाई पहले आती है, ठीक है, पहले उसकी लेते हैं लंबाई मतलब एल, दूसरा लेते हैं द्रव्यमान, और तीसरा लेते हैं समय। ठीक है, किसी भी अगर बिंदु को अपने को व्यक्त करना है तो मुख्यतः 3 चीजों को हम लेते हैं, एक तो लेते हैं लंबाई को, दूसरा द्रव्यमान को, तीसरा समय को। ठीक है, इन्हीं के आधार पर 3 पद्धतियां बनी थी आपकी। ठीक है, इन्हीं के आधार पर आपकी 3 पद्धतियां बनी थी। मतलब पहली जो सीजीएस पद्धति थी उसके अंदर लंबाई का मात्रक क्या था, लंबाई का मात्रक था सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या था, लंबाई का मात्रक था आपका सेंटीमीटर। ओके, लंबाई का मात्रक था सेंटीमीटर। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक था यहाँ पास ग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक था ग्राम। मतलब ये सब अलग अलग देशों ने अपना बनाया हुआ था। फ्रांस के अंदर ये प्रणाली प्रचलित थी, सीजीएस पद्धति फ्रांस के अंदर ये प्रचलित थी उस टाइम पर। ठीक है, उस टाइम पर फ्रांस के अंदर। दूसरी चीज, समय का मात्रक क्या था, समय का मात्रक इन्होंने बनाया था सेकंड को। भाई साहब हम समय को सेकंड में नापेंगे, ठीक है, द्रव्यमान को हम ग्राम में नापेंगे, और लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे। ऐसे ही जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने एक अपनी पद्धति बना रखी थी। ब्रिटिश ने क्या बना रखी थी, ब्रिटिश ने अपना फुट पाउंड सिस्टम बना रखा था। ठीक है, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने अपना फुट पाउंड सिस्टम बना रखा था। मतलब वो लंबाई को तो फुट में नापते थे, किस में नापते थे, फुट के अंदर। द्रव्यमान को वो पाउंड में नापते थे, किस में नापते थे, पाउंड के अंदर। ठीक है, पाउंड के अंदर। और समय को किस में नापते थे, समय को भी सेकंड में ही नापते थे। ठीक है, एक और मिला जुला जो लगभग हर देशों के अंदर यूज होता था वो था आपका एमकेएस सिस्टम। मतलब इसके अंदर लंबाई को तो मीटर में नापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता था। ठीक है, ये मीटर है, इसके बाद इसको किलोग्राम में, और ये आपका जो आया था समय, समय को किस में नापते थे, सेकंड के अंदर। ये सिस्टम लगभग चल रहा था। बड़ी समस्या हुआ करे, हर देश का अलग अलग सिस्टम है। मतलब अगर आपको फ्रांस से कोई चीज मंगानी है तो वहां से वो ग्राम पे आएगी, वो लोग तो ग्राम में बेचेंगे, फिर वो आएगी तो इंडिया के अंदर, इंडिया में लगभग मान लीजिए उस टाइम पे एमकेएस चल रहा था,
ठीक है। उस टाइम पर अब चूंकि इंडिया के अंदर भी फूड प्रणाली ही चल रही थी, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रोल था ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, तो वो अपने नियम कानून लगा रखे थे। तो इंडिया में तो क्या चल रहा था, फूड पॉन्ड सिस्टम चल रहा था, ठीक है। और अब मान लीजिए फ्रांस से कोई चीज आई, वो किस में आ रही है, मान लेते हैं किस में आ रही है, अब वो लोग तो बेचेंगे तो अपने सिस्टम में बेचेंगे, मतलब सीजीएस वाले सिस्टम पे, मतलब सेंटीमीटर ग्राम में। मान ली कोई चीज आई वहां से तो उन्होंने ग्राम में दिया, ठीक है, उन्होंने कोई चीज ग्राम में भेजी। अब इंडिया के अंदर आई तो बड़ी समस्या हुई कि अब उसको पहले कन्वर्ट करो पौंड में, है कि नहीं भाई, इंडिया तो पौंड में रिसीव करेगा, तो बड़ी दिक्कत हुआ करे। तो क्या किया गया, ऐसे ही कोई देश अगर इंडिया भेजे कहीं तो वो पौंड में दे और वहां जाके वो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े, बड़ी पंचायत। तो क्या किया, सारे देशों ने मिलकर के अपनी मीटिंग लगाई, ठीक है, सारे देशों ने मिलकर के अपनी मीटिंग लगाई, जगह जगह बैठकर उनकी बड़ी लंबी मीटिंग चलती रही, ठीक है। और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर देशों के अंदर लागू होगा, ठीक है, हर देशों के अंदर लागू होगा। और जितनी भी मूल राशियां हैं, उत्पन्न राशियां हैं, उनका एक फिक्स मात्रक बना दिया गया कि भाई सब, चाहे आप पाकिस्तान चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, लंबाई का मात्रक फिक्स होगा, लंबाई हम इसी में नापेंगे, ठीक है, लंबाई हम इसी में नापने वाले हैं। अब उस टाइम पे क्या किया गया था ना कि लंबाई को, जैसे बोलते हैं लंबाई का मात्रक किसको बनाया गया था, अभी बात करते हैं। तो ऐसे सारे देशों ने क्या किया ना, सभी देशों ने मतलब एक ऐसा संगठन बनाया, ठीक है, एक अपना संगठन बनाया, उसके आधार पर उन्होंने फिक्स किया कि जो अब लंबाई का मात्रक होगा वो यही होगा, ये समय का जो मूल राशि है उनका मात्रक फिक्स कर दिया। तो ये 1960 के अंदर ये कब किया गया था, एक पद्धति लाई गई थी, ठीक है, एक पद्धति लाई गई थी जो एमकेएस का विस्तृत रूप थी। किसके, एमकेएस पद्धति, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का विस्तृत रूप थी, इसी का विस्तृत रूप थी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसआई पद्धति। क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। किसका विस्तृत रूप है ये, एमकेएस पद्धति का। इसे, इसका फुल फॉर्म अगर अपन चाहते हैं तो इसे बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एसआई पद्धति का अगर फुल फॉर्म पूछे तो बताइएगा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि लगभग सारे देश के अंदर ये लागू, क्योंकि सभी देशों की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुए, ठीक है, इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुए, ओके। उस टाइम पर बैठकें होती थी अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर बैठक होती थी, और उसी बैठक के अंदर यह तय किया गया था कि भाई सब अब जो है ना, पूरे जितनी मूल राशि है वो सबका आपका मात्रक एक होगा, और सब लोग पूरे देश वाले उसी को मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब अपना अपना नियम कानून, सबका एक मात्रक होगा, ओके। तो ऐसे उनकी मीटिंग के अंदर फिक्स किया गया था, ठीक है। तो जब 1960 के अंदर इनकी 11वीं मीटिंग हुई थी, ठीक है, 11वीं मीटिंग हो गई थी, इनकी बैठक को सीजी, ठीक है, इनकी बैठक को अपन पता क्या कहा करते थे, इनकी बैठक को हम कहते थे सीजीपीएम, ठीक है, सीजीपीएम उस टाइम पे चलता, सीजीपीएम बैठक बोलते थे इनकी, सीजीपीएम कॉन्फ्रेंस बोलते थे। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल, ठीक है, जनरल जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये इनका कॉन्फ्रेंस होता था जब इसकी 11वीं बैठक थी। कब हुई थी 11वीं बैठक, 1960 के अंदर। कब हुई थी, 1960 के अंदर। तब ये तय किया गया था कि ठीक है, तब एसआई पद्धति को बेसिकली मान्यता दे दी गई थी, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप लाया एसआई पद्धति, और इसके अंदर 6 मूल मात्रकों को, ठीक है, कितने सिस्टम बनाए गए थे आपके, 6 मूल राशियां बेसिकली ये डिसाइड की गई थी कि इनके मात्रक आपके ये होंगे, ठीक है, 6 मूल राशियां बनाई गई थी, और इनमें फिक्स कर दिया गया था कि इसके मात्रक आपके ये होने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से होने वाले थे, 6 मूल राशियों को बनाया गया था, ठीक है। फिर कहेंगे सर मूल राशि तो आपने 7 पढ़ा दी, एक और कौन है, थोड़ा सब्र कर लो। 1960 के अंदर जब ऐसा ही पद्धति बनी तब 6 थे, फिर 1971 में इनकी मीटिंग होती है और इन्होंने 7वीं ऐड कर दी, ठीक है, 7वीं मूल राशि और ऐड कर दी, जिसे हम क्या कहते हैं, 7वीं मूल राशि और ऐड कर दी, जिसे कहते हैं अपन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7वीं यूनिट कब ऐड की गई थी, तो 1971 के अंदर ऐड की गई थी, ठीक है। 7वीं यूनिट 1971 के अंदर ऐड की गई थी, और इसका नाम क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, इसे ऐड किया गया, ठीक है। कब ऐड किया गया था ये कब ऐड किया गया था, 1971 के अंदर, ठीक है, 1971 के अंदर, ठीक है, 1971 के अंदर। कब क्या हुआ था 1971 के अंदर, सीजीपीएम, यही जो इनका सीजीपीएम था, इसकी 14वीं मीटिंग थी, 14th असेंबली थी इनकी, 14th मीटिंग थी, तब जाकर के अपन इन्होंने किसको ऐड किया, 7वीं को। अब इसको मान्यता दे दी, अभी भी ये 7 ही मूल राशियां हैं, ठीक है। अब इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई, कैसा पद्धति आ चुकी है, अब ये सारे देशों पर लागू होती है,
ठीक है, यही पद्धति, अब सबका नियम कानून सेम है कि एसआई पद्धति के हिसाब से सातों मूल राशियों का मात्रक समान होंगे। अब ये मूल राशियों के मात्रक है कौन कौन से वो समझा दीजिए, तो बात हमारे भी समझ में आ जाएगी। ये आपके सवाल हो सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक मैं टेबल बना देता हूँ, इस टेबल के अंदर सारी चीजें लिख देता हूँ। आप उसको, आपको तो ऐसे याद ही होंगी सारी चीजें, पर क्या है ना, अब पढ़ा रहे हैं तो हमको तो बताना पड़ेगा। जिससे नहीं आता बहुत अच्छी बात है, पढ़ ले, जिससे आता है वीडियो को स्पीड करके पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना तो हमको सारी चीजें ही है, कोई चीज तो अपन स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो ही मान के पढ़ा रहे हैं कि आपसे नहीं आ रही चीजें। ओके, आ रही तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए देख लीजिएगा। ओके, इनके यहाँ पे मैं सिंबल लिख दूंगा, एक में मैं उनका मात्रक लिख दूंगा। ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन भौतिक राशि, जिसका अपन निकालने वाले हैं। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशि वाला कॉलम हो गया। यहाँ पे उनके एसआई मात्रक कौन से हैं। अब उस एसआई मात्रक का कोई तो निशान होगा जिसे अपन प्रतीक या सिंबल कहेंगे, तो उनका यहाँ पे लिख देते हैं अपन सिंबल। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पे अपन, सिंबल। ओके, तो इस तरीके से अपन इसमें लिखेंगे। और इसमें जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर होगा आपका लंबाई। लंबाई को मैं इसमें आगे लिख दो, समझ जाना यार। ठीक है, लंबाई है, इसको लेंथ बोल सकते हैं हम, लेंथ। इसका एसआई मात्रक होता है आपका मीटर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक आपका क्या होता है, मीटर, या ठीक है मीटर ही कहते हैं इसको हिंदी में भी, मीटर। ओके, इसका जो प्रतीक होता है वो आपका स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से दिखाते हैं। ओके, स्मॉल एम से दिखाते हैं। दूसरी चीज क्या, आपकी लंबाई समझ में आ गई। अच्छा, एक कॉलम और बना लो यहाँ पे, इसकी बीमा भी लिखते जाओ। ठीक है, इसकी आपकी बीमा, बीमा क्या चीज होती है, अच्छा पढ़ाया नहीं अभी तो मत लिखिए। एम हो गई। चलिए, लैपटॉप क्यों लैग कर रहा है यार, अच्छा डिस्चार्ज हो गया, चलिए कोई नहीं, आ गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या आपका, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, द्रव्यमान को, या इसको अपन मास बोलते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे नहीं आएगी, मास। ठीक है, क्या बोलते हैं, मास, या इसको दिखाते हैं अपन कैपिटल। ठीक है, अरे क्या लिख रहा हूँ वैसे मैं, यहाँ पे तो इसका ऐसा यूनिट आएगा ना, आप लोग बताते नहीं हो कुछ। केजी होता है, किलोग्राम। ठीक है, केजी मतलब किलोग्राम, किलोग्राम, ये इसका ऐसा यूनिट है, दिखाते कैपिटल एम से। इसका सिंबल क्या है आपका, ठीक है, सॉरी, तो ये ठीक है, इसका सिंबल आपका केजी है। ठीक है, लैग क्यों कर रहा है यार ये, केजी। ठीक है, केजी है। ओके, तीसरा देखिए, कभी भी आपका अगर लैपटॉप डिस्चार्ज होने लग जाए ना, मतलब बैटरी 18% 19% से कम हो जाए, तुरंत चार्ज पे लगाइएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। दूसरा क्या आपका, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिर्तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और ठीक है यही होते हैं सारे। लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय का क्या होता है, समय को अपन टाइम कहते हैं। टाइम का क्या होता है, टाइम का आपका जो होता है सेकंड। टाइम का क्या होता है आपका सेकंड बोल सकते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह आपका एस होता है। ठीक है, चौथा अपन देखें अगर, चौथा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, एक सांस में याद रखिएगा, विद्युत धारा। इसका क्या होता है, इसका होता है आपका एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। ओके, एम्पियर होता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है आपका पांचवा नंबर, ताप। ताप का क्या होता है, ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, ताप मतलब टेम्परेचर। और ये क्या होता है आपका, इसका केल्विन। केल्विन होता है। और केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। सिक्स नंबर पर होता है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और ये क्या चीज होती है, ये होती है आपका कैंडेला। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, कैंडिला। ठीक है, कैंडिला होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी कैंडिला। इसको डिनोट करते हैं अपन सी डी से, सी डी से। सेवेंथ नंबर पर आपका होता है जो सातवीं वही मूल राशि है, वो है आपकी पदार्थ की मात्रा। इसी पदार्थ की मात्रा को ऐड किया गया 1971 में, पहले ये 6 ही थी 1960 तक। ठीक है, 1960 में जब बनाया गया तब 6 थी। ये पदार्थ की मात्रा बाद में जोड़ी गई है 1971 में, 14th नंबर की सीजीपीएम की बैठक हुई थी इसके बाद। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा, इसका क्या है, इसका जो एसआई मात्रक है ये है आपका मोल। क्या है, मोल। अवोगाद्रो संख्या पढ़िए ना, ये वही वाला मोल है। ठीक है, C12 के 6.023 वाला, पढ़ाएंगे आगे पढ़ाएंगे, अभी क्या कंफ्यूज है।
मोल है, ठीक है, ये आपका मोल है, इसको दिखाते हैं अपन MOL से। तो ये आपकी कंप्लीट SI यूनिट्स है, ठीक है, ये 7 मूल राशियां हैं और ये 7 इनके मूल मात्रक है। अब आप पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाइएगा यही मिलेंगे, अदरवाइज पहले क्या था ना, 1960 के पहले कोई देश अपना अपना सिस्टम बना के बैठा था, ठीक है, फिर ये सारा जुगाड़ 1960 के बाद सेट किया गया है, SI यूनिट जब आई है, ठीक है। अब ये सारे देश के अंदर यही लागू होता है, इंटरनेशनल यूनिट है ये सारे देशों के अंदर लागू होता है, ठीक है। तो लंबाई को आप हर देश के अंदर मीटर में ही नापा जाता है, ठीक है। तो ये आपके SI यूनिट्स हैं, ओके, ये सब आपका SI यूनिट है। इसके बाद अब SI यूनिट तो हो गए, 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, ठीक है, ये तो आपके 7 मूल मात्रक हो गए। अब इसके बाद 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से 2 संपूरक मात्रक होते हैं? 2 संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपका, एक तो होता है आपका समतल कोण, जिसको अपन प्लेन एंगल कहते हैं, समतल कोण या प्लेन एंगल। और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल या ठोस कोण, ठीक है, ठोस कोण या सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। समतल कोण का क्या होता है आपका? रेडियन, ठीक है, रेडियन। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसका होता है आपका स्टेरेडियन, इसका क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ओके, ये होता है आपका स्टेरेडियन, ओके, ये होता है आपका स्टेरेडियन। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल आपका इसका RAD से दिखाते हैं अपन, और इसको दिखाते हैं अपन SR से, ठीक है, RAD से और इसको अपन SR से, ओके। तो ये तो हो गए आपके क्या, ये हो गए आपके कुल 7 मूल मात्रक और 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक, ठीक है, ये 2 संपूरक मात्रक, ठीक है, 2 संपूरक मात्रक, ठीक है, 2 संपूरक मात्रक। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना आपको? ओके, यहाँ तक बढ़िया। यहाँ तक अगर चीजें आपके समझ गए तो काफी सारी चीजें आप समझ चुके हैं, ओके। और अब बात आती है किसकी? व्युत्पन्न मात्रकों की। अब बात आती है समझने की व्युत्पन्न मात्रकों की, ठीक है। एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट। देखो जब इनकी मीटिंग होती थी ना, तब ये चीज तय की गई थी। देखो पहले क्या था कि आपका, अब अगर आपसे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा जनरल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर आपसे 1 मीटर की परिभाषा पूछी जाए, तो 1 मीटर की परिभाषा आज के डेट में क्या है? 1 मीटर की परिभाषा, 1 मीटर किसको बोलते? पहले तो एक रॉड रहती थी, जैसे अंदर एक, भाई साहब 1 मीटर किसको कहेंगे? किसको, कितना, मतलब कोई तो एक फिक्स चीज होनी चाहिए ना जिसको अपन 1 मीटर कहें। 1 मीटर किसको कहें? कोई एक मतलब मानक होना चाहिए, जैसे 1 लीटर का कोई एक पैमाना हो गया, वैसे 1 मीटर किसी को रखे होगे ना आप, कुछ तो ऐसा होगा। तो पहले एक प्रकार की प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड थी, ठीक है, एक रॉड थी। इसको हमने 1 मीटर का मतलब एक फिक्स ऐसे एक रॉड थी, ऐसा मान लिया गया था कि जितनी इसकी लंबाई है ना, ठीक है, जितनी इसकी, मान लो अपने देश को कोनो मात्रक बनाना है तो आ जाओ नाप के ले जाओ इससे, ठीक है। ये जितना लंबा है मान लो कितना है, ये जितना लंबा है यही आपका 1 मीटर है, ये जितना लंबा है ना ये 1 मीटर है, ऐसा फिक्स कर दिया गया, जिसको एक जगह बढ़िया प्रयोगशाला में सुरक्षित बढ़िया रख दिया गया था। लेकिन क्या है ना, ये तो थी एक प्रकार की धातु ही। अब ये 100-200 साल में से धीरे धीरे इसके अंदर क्या, इसकी लंबाई थोड़ी थोड़ी क्षरण के कारण क्या कम होने लग गई थी, ठीक है। होता भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, आप कितना भी इसको रखिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, धातु है, इसके जो पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर जाएंगे, तो भाई इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो 1 मीटर की जगह मान लीजिए 1.002 मीटर भी हो गई, तो बात गड़बड़ बिगड़ गई ना, है कि नहीं? तो हमको कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था जो चीजें समय के साथ ना बदलें, हमको कोई ऐसी चीज चाहिए थी। फिर इसकी परिभाषा बदल दी गई। पहले तो ये प्लेटिनम इरिडियम की रॉड थी, इसकी लंबाई को 1 मीटर मान लेते थे, लेकिन अब क्या मानते हैं? अब मानते हैं कि प्रकाश के द्वारा, क्या है इसकी परिभाषा? प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में, ठीक है, ठीक है। देखो प्रकाश की चाल क्या है पहले समझ लेते हैं, ठीक है, या इसकी परिभाषा समझिए, 1 मीटर की परिभाषा क्या है? प्रकाश के द्वारा, ठीक है, प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड की, ठीक है, 299, 792, 458 वे भाग में, प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड के इतनवे भाग में चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं, ठीक है, चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। अब आपकी बात ये समझ में ना आई होगी, तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड। इसको अपन शॉर्ट में 3 × 10⁸ मीटर पढ़ लेते हैं ना, पर हम लोग तो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया है।
तो 299 792 458 मीटर पर सेकंड होती है। ये प्रकाश की एक्यूरेट चाल है। अब हमको चाहिए क्या, इस 1 मीटर की परिभाषा चाहिए, और यहाँ पे प्रकाश की चाल है, तो क्या करिएगा, इसको इधर लाइएगा, तो इधर लेके आएंगे तो ये बटे में जाएगा, तो प्रकाश की चाल बटे में क्या आ गया 299, ठीक है, प्रकाश की चाल और बटे में क्या आ गया आपका 299 792 और 458, ये बटे में आ गया आपका, ठीक है। और सेकंड है ना, तो ये सेकंड वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये सेकंड वाला नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो माने 1 सेकंड के इतनवे भाग में, मतलब 1 सेकंड को आप 299 792 458 से भाग दे दीजिए 1 सेकंड को, तो जो टाइम आएगा, ठीक है, जो टाइम मिलेगा उस टाइम में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगी वो 1 मीटर होगी, ठीक है, समझ गए मेरी बात को ना। मतलब 1 सेकंड से 1 सेकंड को आप 299 792 458 से भाग दीजिएगा, और जो टाइम आएगा, सोचो कितना कम टाइम आएगा, उस टाइम के अंदर प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो दूरी 1 मीटर होगी। इस तरीके से परिभाषा दी गई इस समय 1 मीटर की, ठीक है। ये परिभाषा आपकी 1 मीटर की है प्रकाश के टर्म में। पहले ये प्लेटिनम रेडियम था, ये टाइम के साथ घटता बढ़ता रहता, तो ज्यादा ठंडी पड़ गई सिकुड़ जाए, थोड़ी तेज हुई ये फिर बढ़ जाए, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा अपने को गड़बड़ हो जाती थी, है ना। अब किसी भी देश को अगर चाहिए ना भैया 1 मीटर तुम्हारा कितना है, तो बताओ प्रकाश 1 सेकंड के इतने में भाग में जितनी दूरी तय करेगी ना उसको नाप ली, वही 1 मीटर है, ठीक है। ऐसे करके सिस्टम बनाया गया है। थोड़ी सी गहराई वाली बात थी, ओके, कॉन्सेप्ट है, पता होनी चाहिए। अब यहाँ तक आपको अगर चीजें क्लियर, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा अपने पॉइंट पे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल मात्रक समझ में आ गया, मूल मात्रक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट की, यानी कि व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जो मैंने बताया ना, व्युत्पन्न मात्रक उनके बारे में समझना जरूरी है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला व्युत्पन्न मात्रक है आपकी डेंसिटी, पहला व्युत्पन्न मात्रक है आपकी डेंसिटी, ठीक है, पहला व्युत्पन्न मात्रक है आपकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, ओके। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी को बोलते हैं हम घनत्व, क्या कहते हैं, घनत्व। डिनोट करते हैं इसको किससे, इसको डिनोट करते हैं वैसे गामा से, बट यहाँ पे अपन सिंपली बोल देते हैं, ये होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, माने द्रव्यमान बटे का आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे का आयतन, ये होता है आपका, ओके। अब इसका यूनिट आप निकाल सकते हो, द्रव्यमान का आप ऐसा यूनिट जानते हो केजी होता है, और आयतन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। देखो आयतन भी 3 चीज मिलकर बना ना, लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। भाई साहब आयतन के अंदर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, तीनों लंबाई लंबाई, तो एक लंबाई का मीटर, तो दूसरे लंबाई का एक और मीटर, तो तीसरे लंबाई के एक और, तीनों का आपस में गुणा करिए तो क्या मिल गया, मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। अब समझो व्युत्पन्न मात्रक क्यों कहते हैं इसे, ये इसलिए कहते हैं कि देखो व्युत्पन्न के अंदर 2 चीजें आ गई हैं, एक तो ऊपर वाली ये द्रव्यमान मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, मूल राशि से मिलकर बना आयतन, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं वो मात्रक जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाए, वो मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मूल मात्रकों की सहायता, ये देखो केजी वेजी की सहायता लेनी पड़ रही है, केजी क्या है, ये सभी मूल मात्रक है, तो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करें ना, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अच्छा इसकी डायमेंशन भी याद कर ली। देखो किसी भी चीज की बीमा ना, मतलब किसी भी पॉइंट को हमको व्यक्त करना है ना, उसकी बीमा बतानी है, तो 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। एमएलटी सिस्टम में बताते हैं अपन, एक तो उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान देखते हैं, दूसरा उसका क्या देखते हैं, दूसरा उसकी लंबाई देखते हैं, और तीसरा उसके समय देखते हैं। 3 चीजें देखते हैं अपन। इन 3 चीजों के आधार पर द्रव्यमान को अपन व्यक्त करते हैं कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से, और समय को कैपिटल टी से। एमएलटी सिस्टम के अंदर अपन उसकी बीमा को चेक करते हैं। तो अगर अपन इसकी चेक करेंगे, ठीक है, इसकी बीमा को चेक करेंगे, ठीक है, इसकी बीमा को चेक करेंगे तो कितना होगा बताइए। इसके अंदर द्रव्यमान, द्रव्यमान 1 है ना, ऊपर m, तो ऊपर का केवल m आ जाएगा, बटे नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई है ना, आयतन माने 3 लंबाई है, 1 2 3, तो l की पावर 3। अब अगर अपन इसको लिखेंगे तो m और l ऊपर जाएगा, तो अभी तो नीचे है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। बात सही है ना। अब इसमें t है क्या, समय कहीं पे है नहीं है ना। हम बीमा से बता सकते हैं कि एक्चुअली में इसकी डायमेंशन है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये बीमा से हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ml की पावर 3, अब t की घात कुछ नहीं तो t की घात 0 भी लिख दो तो सही है। तो कभी कभी बीमी सूत्र भी आपसे पूछता है, ठीक है, डायमेंशन भी आपसे पूछता है, ये भी याद रख लेना है आपको। तो ये तो हो गया पहला व्युत्पन्न मात्रक, समझ में आ गया। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे चलते फटाफट हम इनको चलेंगे थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। दूसरे पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या है आपकी दूसरी, फ्रीक्वेंसी, ओके। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है, क्या होती है, हर्ट्ज। डिनोट किससे करते हैं, एच जेड से,
किस चीज नोट करते हैं, HZ से, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी है क्या चीज, पर सेकंड वाइब्रेशन को बोलते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कोई वस्तु एक सेकंड में कितना वाइब्रेट होती है उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है आपकी, हर्ट्ज है। अगर इसमें देखेंगे तो वाइब्रेशन क्या है, दोलन है एक प्रकार का, पर सेकंड मतलब सेकंड का क्या, केवल टी आ रहा है, टी की पावर एक आ रहा है, वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, तो टी की पावर -1, दैट्स इट, न द्रव्यमान न और कुछ नहीं, बस टी की पावर -1 है, ठीक है। क्लियर डाउट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा फोर्स, बल। इसके बारे में तो सब अवगत होंगे बट पढ़ा देते हैं, चलिए। F बराबर क्या होता है, बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma, यही होता है ना, द्रव्यमान M मतलब तो द्रव्यमान, ठीक है, और A मतलब होता है आपका त्वरण, ठीक है, A मतलब होता है आपका त्वरण। अब द्रव्यमान का यूनिट क्या है, देखिए द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट इसका kg, और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही होता है ना, त्वरण का मीटर पर सेकेंड ये होता है, तो kg मीटर पर सेकेंड, ये तो इसका MKS यूनिट है, बट हम सारी चीज बात करेंगे किसमें, SI यूनिट में। तो जो फोर्स बल का SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। खोज ही न्यूटन ने करी थी बल की, तो अपने नाम भी एक नाम रख दिया न्यूटन, इसलिए बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम आपने पढ़ा है, तो उसके वहां से बल की परिभाषा आपकी निकल कर गया, ये बात हम पढ़ाएंगे आपको अगले चैप्टर में। पर फिलहाल बल क्या आपका, बल का SI मात्रक है न्यूटन। इसका विमी सूत्र देखिए, विमी सूत्र बनाते कैसे हैं, ये समझ गए तो कल्याण हो गया। कैसे, केजी है ना, केजी किसका द्रव्यमान का है तो m आ गया, मीटर है माने लंबाई का है तो L आ गया, L के बटे में क्या है S है, S क्या है समय का है तो T आ गया, घाते में 2 है तो 2 लगा दिए, सीक्वेंस में लिख दिए, M लिख लिए, L लिख लिए, T को ऊपर ले जाएंगे माइनस लगेगा, T की पावर -2। इस तरीके से अपन विमी सूत्र भी लिख सकते हैं, दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं, ठीक है। देखो यार मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, पर मेरे को आई थिंक चीजें सब चीजें पता है यार, आप इंजीनियर्स हो, पढ़ के आए हो, ठीक है, इस पे तो डाउट आई थिंक हो ही नहीं सकता, बट फिर भी अपने को पढ़ाना है सो पढ़ा रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका प्रेशर या स्ट्रेस, ठीक है, प्रेशर या स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रेस, दोनों की यूनिट सेम होती है, ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। क्या होते हैं प्रेशर या स्ट्रेस, दाब बटे बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स आउट ऑफ एरिया, यही पढ़ाना अपन ने, फोर्स आउट ऑफ एरिया। फोर्स का क्या है न्यूटन, आउट एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, लेकिन ये तो अच्छी वाली यूनिट नहीं है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होता है इसका पास्कल, क्या होता है पास्कल, ऐसा यूनिट क्या है इसका पास्कल, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। सो इसका ऐसा यूनिट क्या है आपका पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, याद रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। डाउट आएगा यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर लिखा रहता है, इसको हम मेगा पास्कल कहते हैं, क्या बोलते हैं मेगा पास्कल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं मेगा पास्कल कहते हैं, डाउट नहीं आना। न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है तो उसको मेगा पास्कल कहेंगे, अगर न्यूटन पर मीटर लिखा है तो उसको अपन पास्कल कहेंगे, सिंपल सा। इसका विमी सूत्र बना लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। देखिए विमी सूत्र क्या है, ऊपर क्या है फोर्स है ना, देखो विमी सूत्र में हमेशा रेफरेंस लिया करो, ऊपर बल है तो बल का पता है अपने को ml t की पावर -2, याद है कि नहीं, पिछला पढ़ा अभी, बटे एरिया है ना, एरिया के अंदर लंबाई और चौड़ाई मतलब 2 ठो l की पावर 2, सही है। अब लगा दो जुगाड़, m l देखो l तो पहले से एक है, एक 2 -2, इसे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और t की पावर -2, इसको और लिख दो तो क्या हो जाएगा m, और ये l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है। अब अच्छे से जानते हो -2 में 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, आएगा ना -1, और t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन बन गया। तो डायमेंशन बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं इस पे, तो आगे चलते हैं, बनेगा कोई डाउट नहीं। ये तो आपका प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। नहीं बनेगा, बनेगा यार, ठीक है, ये होगा आपका प्रेशर। आगे चलते हैं, अगला आपका एनर्जी वर्क, ठीक है, अगला आपकी जो ड्राइव यूनिट है जो भी नंबर की है, अगला है आपका एनर्जी, एनर्जी या इसको अपन कहते हैं वर्क, वर्क को भी साथ में ले लेते हैं और हीट को भी ले लेते हैं, क्योंकि तीनों की एसआई यूनिट लगभग सेम होती है, लगभग क्या सेम ही होती है, ऊर्जा कार्य और ऊष्मा, लिख लीजिए, ऊर्जा कार्य और ऊष्मा, तीनों की एसआई यूनिट सेम होती है, ठीक है, तीनों की एसआई यूनिट सेम होती है, तीनों की एसआई यूनिट होती है आपकी जूल, क्या होती है आपकी जूल, तीनों की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी जूल होती है, तीनों की एसआई यूनिट, ठीक है। अब क्या है वर्क क्या होता है या कार्य, ये जिसको अपन एनर्जी बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये देखिए ऊर्जा की परिभाषा अलग है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। वर्क क्या होता है,
वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बोल सकते हैं, बल इंटू विस्थापन को बोलते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या है, भीमी सूत्र इसका थोड़ा सा बनाते हैं अपन। फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना इसका फोर्स का यूनिट, इंटू डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में क्या मीटर आएगा, ठीक है बात, मीटर आएगा ना, तो इसका क्या बन जाएगा आपको बताइए, के जी, ठीक है, के जी इंटू मीटर 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 स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर और आउट ऑफ सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं हम, जूल कहते हैं। इस वाले यूनिट को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही जूल कहते हैं। और अगर इसके डायमेंशन की बात कर लें हम, अगर इसके डायमेंशन की बात कर ले तो डायमेंशन बनाइए केजी का तो एम, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि -2 स्क्वायर। ये आपका सेकंड का डायमेंशन है, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे भी, याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, बनाते आना चाहिए बस। ओके, आगे चलते हैं। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने मान रखा है कि आप थोड़े से बहुत पढ़े हो यार, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चीजें हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने कवर करना है। अगला चलते हैं, अगला है आपका पावर। पावर मतलब शक्ति, ठीक है, पावर मतलब शक्ति। इसकी ये ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, क्या होती है आपकी वाट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वाट होती है, ठीक है। और क्या होती है, अगर इसको अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है आपकी, पावर बराबर क्या होता है, ये आपकी जूल पर सेकंड को ही पावर कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, वाट को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड आपकी वाट होती है, और या ऊर्जा, एनर्जी, या डब्ल्यू वर्क पर सेकंड, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर जब भी निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे मैं बात करता हूं अभी कि कार्य करने की क्षमता तो आपकी ऊर्जा हो गई, तो क्षमता तो अलग चीज, ऊर्जा हो गई, कार्य करने की दर, तो दर रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कार्य करने की दर किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा रिस्पेक्ट टाइम का लेते हैं, इसलिए बटे का टी, मैंने वर्क अपान टी आपकी शक्ति कहलाएगी, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वर्क अपान टी हो गया। ओके, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, ये वाट हो गया, ऊपर ऊपर तो वाट होगा, नीचे क्या होगा, वाट पर सेकंड होगा, भाई टाइम है तो वाट पर सेकंड होगा ना, इसी को क्या कहते हैं अपन, अरे सॉरी 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 सॉरी, वाट तो टोटल है, ठीक है, वाट तो टोटल है। ऊपर देखो, ऊपर क्या आपका वर्क है, वर्क को क्या बोलते हैं, जूल है ना, वर्क की यूनिट क्या आपकी जूल है, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, ठीक है, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं अपन, वाट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका थोड़ा सा यूनिट बना लेते हैं। देखिए ऊपर वाला क्या है, एकदम समझिएगा, एक बार बना लिया ना, कार का बन गया है ना, क्या है कार का, कार का आपका m l की पावर 2, ठीक है, l की पावर आपका 2 और t की पावर आपका, ठीक है, t की पावर भी आपका -2, ये था ना, और बटे में नीचे भी t आ गया, t की पावर एक और आ गया, ये जब ऊपर जाएगा तो अपने साथ माइनस को लाएगा, भाई साहब इनवर्स लग जाएगा ना, ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर, एक, l की पावर 2 और t की पावर -2 और -1, सेम सेम आपस आपस सेम बिरादरी के हैं ये, भाई साहब ये -2 और 80 वाला -1, जब भी सेम बिरादरी के लोग मिलेंगे आपस में क्या होगा, मेल मिलाप कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, माने टी की पावर -3, ये जुड़ जाएंगे घात, ठीक है, तो टी की पावर -3, ml2 टी की पावर -3, कोई दिक्कत नहीं, ये पावर क्या होता है, याद रखना है इसको भी। अगला चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, अगला है आपका व्युत्पन्न मात्रक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश कहते हैं इसे, ठीक है, ये क्या होता है, देखो विद्युत आवेश बराबर होता है, आवेश को दिखाते हैं अपन स्मॉल क्यू से, ये आवेश बराबर होता है आपका विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय, किसी निश्चित समय में प्रवाह की गई विद्युत धारा को ही आवेश कहते हैं, या आवेशों का प्रवाह की दर को कहते हैं अपन, क्या अगर दूसरा इसको अपन ने परिभाषा पढ़ रखा है तो विद्युत धारा के टर्म में अपन ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आवेशों के प्रवाह की दर को, ये होता है ना हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर, दर ही तो आपका विद्युत धारा है, तो यहाँ पर टी तो नीचे आया ना, पर हमको तो आवेश चाहिए, तो इस टी का गुणा आई के साथ कर दीजिए, तो आई इंटू टी क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा आई और समय आपका टी, ये क्या कहलाएगा, ये आपका आवेश कहलाएगा, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बेहद इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या होता है इसका यूनिट, इसका यूनिट होता है आपका, देखिए विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आपने पढ़ा कि भाई विद्युत धारा आपकी मूल राशि है ना, इसका तो अपने एसआई वाले लोगों ने फिक्स कर रखा है, क्या है इसका, एम्पियर है, क्या है इसका, एम्पियर है, इनटू समय का क्या हो गया टी, और टी तो समय है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है समय का, समय का एसआई यूनिट क्या होता है, समय का एसआई यूनिट सेकंड होता है, किसका क्या हो गया, एम्पियर सेकंड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एम्पियर सेकंड हो गया, ठीक है, एम्पियर सेकंड हो गया। अब इस एम्पियर सेकंड को एक नाम से और जानते हैं, ठीक है, ठीक, चलिए
ठीक है। एम्पियर सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम, एम्पियर सेकंड को हम कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम, ठीक है, कूलाम नहीं कूलाम, इसी को अपन कूलाम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक आवेश का क्या है, कूलाम इसकी एसआई यूनिट है, याद रख लेना है इसको। क्या रख लेना है, याद रख लेना है। इसका अगर अपन वो बना दें, इसका हम विभव सूत्र बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बनेगा, देखिए इसके अंदर एम्पियर है तो एम्पियर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ए होता है, कैपिटल ए बताया मैंने। और समय का क्या होता है, टी, तो ए इंटू टी, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वह ए इंटू टी होगा। ना तो इसके अंदर द्रव्यमान है ना इसके अंदर लंबाई है, ए इंटू टी होगा, दैट्स इट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, यहां तक याद है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज तक सही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे अपन विभवांतर कहते हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है। देखिए ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। ये होता है आपका, ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका वाट पर आवेश, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक। क्या होता है, हाँ, वर्क पर यूनिट आवेश, ठीक है, वर्क अपान आवेश को ही बोलते हैं अपन विभवांतर, ठीक है। अगर थोड़ा इसको दूसरे तरीके से अपन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश, ठीक। तो ऐसे करके वर्क अपान वर्क आउट ऑफ आवेश, इसी को कहते हैं अपन विभवांतर, ठीक है। इसका अगर ऐसा यूनिट बनाएंगे तो क्या होगा, एम एल टू, भाई वर्क का क्या है, एम एल टू टी की पावर 2, और आवेश का क्या होता है, ए इंटू टी, आवेश का, ठीक है, अब इसका ए इंटू टी अगर ऊपर अपने पढ़ा अपन ने ऊपर, तो क्या हो जाएगा इसका एम एल की पावर 2 टी की पावर, ये एक ऊपर और जाएगा तो -3 बन जाएगा, और ए, ये होता है आपका विभवांतर की यूनिट, ठीक है। ये होती है आपकी विभवांतर की यूनिट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक किसका होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को वोल्ट और वाट में, तो वाट शक्ति का है और वोल्ट विभवांतर का है। ये वोल्ट है वो वाट है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क अपन आवेश विभवांतर होता है, ठीक है। विभवांतर की परिभाषा एक्चुअली अलग है, दो विभवों के बीच का अंतर। विभव क्या है, किसी एकांक आवेश को, देखो यहां से हम ऐसा समझ सकते हैं विभवांतर को। विभवांतर क्या चीज होती है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किसको लाने में, आवेश को। कहां से, एकांत अनंत से लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका विभव कहलाता है। और दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो वही वर्क पर यूनिट आवेश को अपन विभवांतर कह देते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका कैपेसिटेंस, धारिता, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है। एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इसको अगर इसकी मैं परिभाषा आपको समझाऊं ना, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, आवेश को स्टोर यानी कि ग्रहण, स्टोर मतलब क्या, ग्रहण करने की क्षमता को ही अपन धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम सी से। ये होता है आवेश पर यूनिट विभवांतर, ठीक है, पर यूनिट विभवांतर। इसको कहते हैं अपन क्या, विद्युत की धारिता, ओके, इसे कहते हैं विद्युत की धारिता। इसका जो एसआई मात्रक होता है पता क्या है, इसका एसआई मात्रक है आपका फैराडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैपेसिटेंस यानी धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। क्या होता है आपका, फैराडे। अगर दूसरे तरीके में समझे तो आवेश का क्या होता है आपका, वैसे भी समझ सकते हैं आप। आवेश का क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक तो आपका कूलाम है, ये आपको पता है, कूलाम है ना। और विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट है, ये भी आपने अभी पढ़ा, पढ़ा ना, वोल्ट है। कूलाम आउट ऑफ आवेश को, वोल्ट को ही अपन फैराडे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फैराडे कहलाता है। अगर इसका अपन एसआई बीमा बनाते हैं तो आवेश का क्या बना आपका, आवेश का तो एटी होता है, ये हमने पढ़ा। विभवांतर का इससे पहले पढ़ लिया कि एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -1, यही था। अगर अपन इसको ऊपर लेके जाते हैं तो एम का पावर -1 हो जाएगा, एल एक ही, एल 2 ही है तो एल के पावर -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। और टी जो है तो आपका टी यहाँ पे -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये 3 और 1 4 हो जाएंगे, माने टी की घात 4, और एक माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और एक पहले से प्लस बैठा है तो माने 1 और 1 हो गए 2। तो ये आपका बन गया क्या, इसका विमीय सूत्र।
खतरनाक दिख रहा है ना, बट अगर अगल अगल बगल याद रखेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, फैराडे। ठीक है, क्या होता है आपका, फैराडे। याद रहेगा, ये कैपेसिटेंस है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस, जिसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस विद्युत धारा में की प्रवाह में रोक कह सकते हैं, इसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या किसी प्रकार की क्षति, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट ही प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, पढ़ते हैं ओम के नियम से, V अपान आई आर, यानी कि विभवांतर पर यूनिट विद्युत धारा, या विद्युत धारा को कहते हैं, ये ओम के नियम से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। ओके, अगर इसका अपन बनाते हैं विमीय सूत्र, इसका अच्छा वो क्या होता है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है ओम, ओम के नियम से निकालते हैं तो ओम ही हो गया इसका ही मात्रक, ओम है, ऐसे होता है ओम। ठीक है, ओम, ओ हम बोलते हैं वैसे ओम, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, और अगर इसका मैं आपको विमीय सूत्र बता दूं तो विभवांतर का क्या होता है आपका, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक अगर आप निकालेंगे तो होता है आपका, निकाल दीजिएगा, ऊपर विभवांतर है नीचे विद्युत धारा है, लगाइएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एक और ए और बढ़ जाएगा, और क्या ये। ठीक है, विभवांतर का क्या होता है आपका, विभवांतर का आपने देखा इससे पहले, विभवांतर का आपने क्या देखा, विभवांतर का आपने देखा m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1, ये देखा ना, और नीचे एक a और आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो m तो m ही रहेगा, l की पावर 2 रहेगा, t की पावर -3 रहेगा, और जो a है, a में एक बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, a में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, और a की पावर यहाँ पे -1 है, एक -1 और आ जाएगा माने -2, ये बन जाएगा आपका इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र है। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस का विमीय सूत्र है। ओके, याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके डन, ये आपका रेजिस्टेंस है, ऐसा ही मात्रक याद रखना है, ओम होता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस अगला पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक, ये क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये बताती है यार कि कोई जो धातुएं कितनी आसानी से विद्युत धारा का फ्लो होने देती है। ठीक है, करंट का फ्लो कितनी आसानी से हो जाए, ये बताती है आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। जिसकी जितनी अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगी, विद्युत सुचालकता कहते हैं इसे। ठीक है, विद्युत कंडक्टेंस माने सुचालकता। ठीक है, कंडक्टर माने सुचालक, तो कंडक्टेंस माने सुचालकता, ऐसे बोल सकते। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब ये क्या बताती है आपकी, जो करंट है कितनी आसानी से फ्लो हो जाए, करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो हो रहा है, ये कौन बताता है आपका, ये बताता है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक, ये बताती है आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इसे शो करते हैं अपन एस से। और ये कितनी, ये कब ज्यादा होगी, जब आपका प्रतिरोध मिनिमम होगा, माने प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो 1 प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सॉरी, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, उसका सबको उल्टा कर दीजिए। तो अभी निकाला ना प्रतिरोध, m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2, ये निकाला प्रतिरोध का, सबके साइन चेंज कर दीजिए, m की -1 l की -2 कर दीजिए, t का -3 है तो +3 कर दीजिए, और a का -2 है तो +2 कर दीजिए, ये इसका विमीय सूत्र है। बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, जो बहुत पूछता है। एसआई मात्रक होता है सीमेंस, क्या होता है, SIEMENS, सीमेंस, क्या होता है, सीमेंस, याद रखना है, सीमेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैसा ही मात्रक होता है, सीमेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैसा ही मात्रक, सीमेंस। ठीक है, याद रखना है, सीमेंस सीमेंस सीमेंस। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हाँ, ये क्या बताता है, ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र से, किसी चुंबकीय क्षेत्र से कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र से कितनी, किसी चुंबकीय क्षेत्र से कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, ये कौन बताता है आपका, ये बताता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बताता है आपका कि कितनी, किसी चुंबकीय क्षेत्र से कितनी जो है तो चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, ये आपका कहलाता है। अच्छा, क्या है इसकी एसआई यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर, क्या होती है, वेबर, वेबर। ठीक है, एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर। ओके,
या इसको अपन WEBER भी लिखते हैं, ये वाला वेबर है, ठीक है, ये आपका वेबर होता है। और एक वेबर इक्वल टू क्या होता है, एक डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एक वेबर इक्वल टू एक विभवांतर इंटू एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है, ये होता है आपका क्या, सॉरी ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं है, ये समय है, ठीक है, टाइम है, मतलब ठीक है, ये जो एक विभवांतर एक सेकेंड के अंदर कितना फ्लो हुआ उसको कहते हैं अपन क्या, एक वीबर, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, ये भी विभवांतर है, ऐसा आपका टाइम है, ठीक है, तो ये होता है आपका, इसको याद रखना है। बाकी निकाल सकते हो उसी तरीके से, सेकंड का विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रा डायमेंशन होगा उसको सेकंड से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आप लोग भी करिएगा यार थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई मात्रक, जो बहुत पूछा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी ये क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी मतलब एक निश्चित एरिया के अंदर से कितनी गुजर, देखो चुंबकीय क्षेत्र से कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही, वो कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। एक निश्चित एरिया, मीटर स्क्वायर दिया ना, निश्चित एरिया के अंदर से कितनी गुजर रही है वो कहलाता है आपका कितना, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पास आप उसकी तीव्रता मेजर कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, और टेस्ला का भारत के अंदर जानते हैं टेस्ला क्या है, टेस्ला एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, ओके, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये टेस्ला, इसकी एसआई यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अच्छा ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। ये होता है आपका एक वोल्ट इंटू एक सेकेंड आउट ऑफ मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ से आप इसकी एसआई यूनिट निकाल दीजिए, डायमेंशन निकाल लीजिएगा, वो विभवांतर का रखिएगा, सेकंड रखिएगा और टाइम रख दीजिएगा, मीटर स्क्वायर रख दीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स ये क्या होता है, ये होता है कि टोटल लाइट कितनी निकली, ठीक है, टोटल नंबर, ये लाइट को काउंट करता है कि टोटल लाइट कितनी निकली उस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, टोटल लाइट या प्रकाश कितना निकला, ठीक है, ल्यूमिनस बोलते हैं, टोटल लाइट कितनी निकली, ओके, इसको कहते हैं अपन। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है आपका ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। तो ल्यूमिनेस से जुड़ा हुआ है तो ल्यूमेन तो कोई दिक्कत ही नहीं याद करने पर, ठीक है। डायमेंशन किस पे डिपेंड करती है, तो ये कैंडेला पे डिपेंड करती है, सीडी पे, ठीक है, ज्योतिर्तीव्रता जानते हैं उसकी यूनिट होती है कैंडेला, उसी पे डिपेंड करती है, सीडी पर डिपेंड करती है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, किस पे डिपेंड करती है, सीडी पर डिपेंड करती है, कैंडेला पर, दैट्स इट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है आपका इल्यूमिनस, ठीक है, अगला पॉइंट आपका, दो और बचे, दैट्स इट। अगला है आपका इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस, ठीक है, ये चमक को शो करता है। इल्यूमिनेंस मतलब होता है चमक, कितना प्रदीप्त उत्पन्न होता है, कितनी चमक होती है, जस्ट ये याद रखना है। एसआई यूनिट इसकी क्या है, लक्स। एसआई यूनिट क्या है, लक्स। जैसे वो ल्यूमेन था, सॉरी इससे पहले क्या पढ़ा अपन ने, इससे पहले अपन ने पढ़ा इल्यूमिनस, सॉरी इससे पहले आपने पढ़ा ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स अगर पर यूनिट के अंदर अपन देखते हैं कितनी लाइट है उससे कितनी चमक उत्पन्न हो रही है तो उसे अपन बोलते हैं इल्यूमिनस, ठीक है। तो लक्स पर यूनिट मीटर, लक्स पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं अपन इल्यूमिनस, ओके। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, इसका ऐसा यूनिट होता है आपका लुमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्चुअली लक्स लिख दिया है, ये लुमेन है, ठीक है। लुमेन पर मीटर स्क्वायर को ही लक्स बोलते हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, लक्स। तो इसकी जो ऐसा यूनिट हो क्या है, लक्स। ये साबुन लक्स नहीं है, ठीक है, त्वचा होगी सॉफ्ट, वो वाली नहीं है, ठीक है, ये इल्यूमिनस है, ओके। इसका ऐसा ही मात्रक है, ओके। इसका भी आप निकाल सकते हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन का निकाला, उसके पर यूनिट एरिया कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ल्यूमेन का क्या था, उसका तो सीडी था, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर का एल होता है तो एल की पावर 2, ठीक है, दैट्स इट। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, ठीक है। आखिरी आता है आपका रेडियो एक्टिविटी। क्या है आपका, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा खींच सकता है बट हाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसा कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंदर, निश्चित टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ में कितना विघटन होता है, ठीक है, रेडियो
एक्टिव पदार्थ में विघटन, विघटन मतलब उनका टूटना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है आपका बैक्वीरल। क्या होता है? बैक्वीरल। ठीक है, बैक्वीरल। ठीक है, बैक्वीरल, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, बैक्वीरल। याद रखना ना, इसको अगर अपन सिंपल से रेडियो एक्टिविटी को दिखाना ना तो ये होता है नंबर ऑफ डीके। ठीक है, नंबर ऑफ डीके। ठीक है, नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं हम क्या? इसी नंबर ऑफ डीकेज मतलब टूटना रेडियो एक्टिव पदार्थों का एक निश्चित समय के अंदर, उसे कहते हैं अपन रेडियो एक्टिविटी। खोज इसकी किसने की थी? मैडम क्यूरी। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी पति पत्नी थे। ठीक है, पता नहीं उनके पास काम धंधा था नहीं तो यही लोग खोज कर रहे थे। खैर, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एक होता है लास्ट में कैटल। क्या होता है आपका पास? कैटल। ये क्या होता है? कैटलिक जो होते हैं ना, कैटलिक, सॉरी, कैल, क्या बोलते हैं यार, एंजाइम जानते हो आप? कैटलिस्ट जिनको बोलते हैं, हाँ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट या एंजाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ठीक है, हाँ उत्प्रेरक बेस्ट वैसे, एंजाइम। ठीक है, उनके बारे में बताता है ये। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कैटल। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है इसका? कैटल। ओके ओके, कैटल ही होता है, कैटल ही होता है। ओके, कैटल ही होता है। और एक कैटल बराबर होता है 1 मोल बटे 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मोल बटे 1 सेकेंड। तो ये थे आपके सारे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है माय डियर, ये थे आपके सभी व्युत्पन्न मात्रक। ओके, ये जितने मैंने लिखा है सभी आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये तो आपके थे कंप्लीट व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें और बची हुई इस टॉपिक के अंदर जो आपको पढ़नी है। ठीक है, कुछ चीजें और बची हुई हैं जो आपको पढ़नी है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर पेपर के अंदर। ठीक है, 10 की घात वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ चार्ट, आपको याद कर लेना है। 10 की घात वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 10 की घात, किसी भी घात का अगर बोलते हैं ना x की घात 0 का मान हमेशा क्या होता है? 10 की घात अगर 0 तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, अगर 10 की घात आपका 1 है प्लस में तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 की घात अगर 1 है तो इसको हम कहते हैं, अगर प्लस में तो इसको कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। 10 की घात अगर 2 है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको अपन हेक्टो कहते हैं। इसको हम हेक्टो कहते हैं। अगर 10 की घात 3 है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 10 की घात 3 है तो इसको अपन किलो कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। अगर 10 की घात फिर 4 नहीं, 10 की घात अपन 6 के टर्म में देखते हैं, इसे हम मेगा कहते हैं। 10 की घात अगर 9 है तो अगर 10 की घात 9 है तो इसको हम क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं। ठीक है, 10 की घात अगर 9 है तो इसको हम क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं। अगर 10 की घात 12 है, 10 की घात अगर 12 है तो इसको हम कहते हैं टेरा। ये सारे प्लस के हैं, याद रखना है आपके, सारे प्लस के हैं। ठीक है, 10 की घात 12 है तो टेरा कहते हैं। 10 की घात अगर 15 है तो इसको अपन क्या कहते हैं? 10 की घात अगर 15 है तो इसको कहते हैं हम पेटा। 10 की घात 15 है तो पेटा कहते हैं। 10 की घात अगर 18 है, 10 की घात अगर 18 है तो इसको कहते हैं अपन एक्सा, एक्सा कहते हैं। और 10 की घात अगर 21 है तो इसको कहते हैं हम जेट्टा। क्या कहते हैं? जेट्टा कहते हैं। और अगर 10 की घात 24 है तो इसको कहते हैं हम योट्टा, यो योट्टो। ठीक है, योट्टो कहते हैं। तो ये आपके 10 की घात 24 तक इनके नाम याद रखने हैं। 10 की घात 1 से लेकर 10 की घात 24 तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 15 खासकर ये 3 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 18, 21 और 24 एक्सा जेट्टा योट्टो याद रखना, प्लस वाले हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा माइनस वालों की। ठीक है, बात करेंगे माइनस वालों की। अगर 10 की घात -1 है, ठीक है, 10 की घात -1 है तो इसको कहेंगे हम क्या? डेसी। क्या कहेंगे इसको अपन? डेसी कहेंगे। ठीक है, 10 की घात 1 है तो डेसी कहेंगे। अगर 10 की घात -2 है तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटी। 10 की घात -2 है तो इसको सेंटी कहेंगे। 10 की घात -3 है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिली। 10 की घात -3 है तो इसको कहेंगे मिली। 10 की घात -6 है तो इसको कहेंगे माइक्रो। 10 की घात -6 है तो माइक्रो। 10 की घात अगर आपका
-9 है तो इसको हम कहेंगे नैनो, ठीक है। कारी कारी नैनो से अखियां न मारो, हमें जीने दो, है ना, वही वाला नैनो। 10 की घाते माइनस अगर 12 है, 10 की घात अगर -12 है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पीको। क्या कहते हैं? पीको। 10 की घात अगर -15 है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फेम्टो, ठीक है। अभी इसको फेम्टो कहते हैं, बट इसके पहले का नाम क्या था? फर्मीमीटर था। क्या था? फर्मीमीटर था। इसके बाद 10 की घात अगर 18 है, -18 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम अट्टो। अट्टो, अट्टो याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है ये माइनस और प्लस वालों में। इसको 2-3 बार पढ़ना तब याद होगा। 10 की घात -21 है तो जेप्टो, वो जेट्टा था, ये जेप्टो है, ठीक है, याद रखना जेप्टो है ये, ठीक है। और 10 की घात अगर -24 की बात करें तो इसको कहते हैं हम योक्टो, वो योट्टो है और ये योक्टो है, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो ये 3 नीचे के और 3 ऊपर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी पढ़ने तो सारे ही हैं आपको इसे। 10 का -18 को अट्टो, जेप्टो और योक्टो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बढ़िया। अब एक टॉपिक और है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो टॉपिक क्या है आपका? वो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है एक्चुअली, ठीक है, फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर देखिए समझिए, मेजरमेंट का, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये पूछा जाता है, आपको एक वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, एक वैल्यू दी रहेगी, जैसे मान लो दिया है 12.2, ठीक है, 12.2। अब इसमें पूछ लिया कि इसके अंदर कितने, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि 4.00 या 0.4004, अब इनसे बताना है कि इनसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, या इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी निकाला क्यों जाता है? ये बेसिकली आपसे मेजरमेंट का मीनिंग निकालने के लिए पूछा जाता है। डिटेल इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं वैसे अपन, पर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कोई टॉपिक आपसे मिस ना हो। ओके, सो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप सिंपली याद रख लेना कुछ पॉइंट इसके, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा 12.2 दिया है, पूछ लिया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप ये समझ लो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको गिनने पड़ते हैं कि इसके अंदर जैसे 3 सिग्निफिकेंट्स है ना, डेसिमल वाले हैं, तो सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 9 और ये 9 तक, ठीक है। तो ये जो 1 से लेकर के टाइम 9 तक है आपके नंबर जो लिखे गए हैं, ये सभी आपके सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि सब ठीक है, बात तो आपकी समझ में आ गई, सिग्निफिकेंट तो हम समझ गए कि 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। फिर ये 0 का आपने क्यों छोड़ दिया? क्या ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है? हम कहें बिल्कुल है। 0 सिग्निफिकेंट अगर अलग से 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। जैसे बोल देना अकेले घूमेगा 0 तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर इसके आगे पीछे पीछे लगेगा तो कोई मतलब का नहीं, आगे लग जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती, फिर ये 10 हो गया, 0 लग रहा तो बढ़ रहा नहीं इसकी वैल्यू। ऐसे ही अगर ये 0 जो है आपका इनसिग्निफिकेंट के आगे पीछे लग गया ना, फिर उनको काउंट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे डेसिमल के बाद लगा, पहले लगा, तो इसके लिए कुछ नियम है, इसके लिए कुछ नियम है, अगर आप वो समझ गए तो आप बता पाएंगे 0 को काउंट करके कि 0 कहाँ लग रहा है। बेसिकली 0 पर ही बेस्ड ये नियम है इसके, ठीक है, क्योंकि 0 ही सारा प्रॉब्लम, क्योंकि देखो इसके अंदर तो आपको दिख रहे हैं कि 3 नंबर है ना, 1 2 3, तो बता दोगे इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने ये नंबर दिख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, ये सारे सिग्निफिकेंट है, इनको गिन लिया मतलब उतने फिगर होंगे, ये बात क्लियर है। अब ये जो 0 बीच में आ जाता है ना, जैसे इसमें 400, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कह देंगे सर जी इसमें 1 है, बिल्कुल सही है। अब इसमें कितने हैं? इसमें बोल दोगे 1 है, इसमें भी 4 बस। लेकिन अब इन 0 का क्या साहब, इनको गिनना है कि नहीं? इसी के ये नियम है, पढ़िए इनको, ठीक है। तो देखो 0 को छोड़कर सभी नंबर पहली बार 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। 0 को छोड़ करके अगर कहीं पर दिया 0 को छोड़कर सभी नंबर सिग्निफिकेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं पे कोई नंबर दिख रहा है मतलब वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो आपने 0 को छोड़ दिया तो क्या सब जगह छोड़ना है? ऐसा नहीं है, कहीं पर इसको कंसीडर भी करते हैं। कहां पर करते हैं? देखिए 0 अगर बीच में हो, ठीक है, 0 अगर 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में फंसा हो, ठीक है, 0 अगर 2 सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में हो,
कहते हैं ना, दो सिग्निफिकेंट नंबर के अगर बीच में फंसा हो, मतलब अगर लिखा है 4 और इधर लिखा है 4 और बीच में 0, अब बताओ कितने हैं? तो आप बोलोगे सर दो सिग्निफिकेंट 4 4, हम कहें नहीं, इसमें 3 है, क्योंकि इस 0 को भी इस बार गिनना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में है। तो अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आपका 0 है तो उसको एज अ सिग्निफिकेंट मान लेते हैं, ठीक है, एज अ सिग्निफिकेंट मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा है अगर 0 इंडिंग में है, ठीक है, अगर 0 मान लेते हैं आपका इंडिंग में है, इंडिंग इन द सेंस का मतलब क्या होता है? इंडिंग का मतलब है कि अगर डेसिमल के बाद है, ठीक है, देखिए अगर 0 आपका इंड में है, इंड में है तथा डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है, ठीक है, तो उसे कंसीडर नहीं करना है, उसे कंसीडर आपको नहीं करना है अगर बाद में और डेसिमल के बाद में। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल जैसे समझ सकते हो कि 400 और दशमलव लग गया, फिर डेसिमल है, फिर 00। अब इसमें बताओ कितने हैं? तो देखो दशमलव के पहले जो 0 है उनको कंसीडर करेंगे, नो डाउट करेंगे, मतलब इसके अंदर सिग्निफिकेंट 4 है, 1 0 1 ये 2, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब दशमलव के बाद भी तो सर 2 0 हैं, डेसिमल काउंट नहीं करना, डेसिमल जस्ट लगा हुआ है, ठीक है। 3 है ना ये नंबर, 4 और 2 0, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? ये तो 3 हो गए। पर इन दो का क्या, इनको नहीं गिनना क्या? हम कहें नहीं गिनना, क्योंकि दशमलव के बाद आ रहे हैं, अगर दशमलव के पहले आते तो गिनना। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हो गए आपके? 3 हो गए। ये दूसरा नियम था, ठीक है, ये आपका दूसरा। तीसरा नियम देख लो आप लोग इसका, ठीक है, ठीक है, बस हो गया यही वैसे मोस्टली नियम है, ठीक है। कुछ उदाहरण समझा देता हूँ तो फिर आप समझ जाओगे, बस यही नियम है वैसे और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अब नियम समझ लो थोड़ा सा। हाँ एक नियम और है, एक नियम और है वैसे, 10 की घात जितनी हो, 10 की घात, इनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, इनको सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे। जैसे 10 की घात मान लो 8 दिया है, ऐसा मत समझना कि 10 की घात 8 बार सिग्निफिकेंट, वो नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको, ठीक है, उसको सीधा छोड़ देना है, ठीक है। बस हो गया, यही नियम है। अब इसके कुछ कुछ उदाहरण देता हूँ, फटाफट उदाहरण 4 5 दूंगा, आप लोग बताइएगा फटाफट, ठीक है। जैसे क्या लिया मैंने? 4004। अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? तो देखो दशमलव के बाद 2 0, लेकिन आखिरी में देखो, अब कहोगे सर यहाँ पे तो दशमलव के बाद 2 0 है, तो यहाँ पे तो इसको छोड़ देना था, लेकिन नहीं बाबू, लास्ट में देखो एक 4 है। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आ गए, दोनों 0 आ गए ना, दोनों सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में दोनों 0 आ गए, ठीक है, तो आपने एक कहावत सुनी होगी, गेहूं की आड़ में कौन पानी पा जाता है, ठीक है, वही हाल है कि 4 4 के चक्कर में आपका 0 भी गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गए आपके 4 4 कितने हो गए? टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएंगे, ये 4 तो गिनेंगे, 2 0 भी गिन लेंगे क्योंकि बीच में आ गया। पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा समझ लेते हैं, जैसे आगे मान लो 0 0 0 और ये 4। अब यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? तो देखो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट कितने हैं? 0 डेसिमल के बाद है, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है ना डेसिमल के पहले, ठीक है, नहीं है ना, तो इस बार हमेशा, इस बार क्या होगा आपका? 4 केवल होगा, सॉरी ओनली 1 डेसिमल होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर? केवल 1 होंगे, क्योंकि यहाँ पास केवल 4 को लेंगे हम, ठीक है, किसको लेंगे? केवल 4 को। इन 0 अब काउंट नहीं होंगे, इससे पहले कोई नंबर आ जाता 0 से पहले तो फिर ले लेते, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे लिखा है मान लीजिए 3.8 इंटू 3.80 इंटू 10 की घात 7। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखिए 3.80 है ना, तो पॉइंट तो ठीक है, ये 3 हो गए यहाँ पास, और ये 10, इसको तो अपन कंसीडर ही नहीं करते हैं, घात वाली मैंने बता दिया कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है। और थोड़ा सा, अब कभी भी आपको दिखाई दे, मान लो पाई दिख जाए, कहीं पे सी दिख जाए, कुछ और दिख जाए, ए वे दिख जाए, तो इनको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, जस्ट आपको जो मैंने बताया वही लेना है। कुछ और उदाहरण दिखा देता हूँ मैं आपको, फटाफट दिखा देता हूँ। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, 8.000, ठीक है, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और उदाहरण देता हूँ भाई, इसको दशमलव के बाद इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये बात जानते हो आप लोग। एक और दिखाता हूँ, 0.0150003। इसमें बताइए कितने हैं? दशमलव के बाद यहाँ कोई नंबर नहीं थी, ये वाला 0 तो कटा, बचा कौन सा? 1 5 3 4, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ऐसे और कुछ उदाहरण देखिए, खटाखट इनको उदाहरण से क्लियर कर लीजिए। 497 760, इसमें तो गिना गिनाया बात है भाई, 6 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, कोई डाउट ही नहीं, 3 और 3 6, ठीक है, इस तरीके से।
और कुछ उदाहरण देखिए, जैसे 5.0000, इसके कितने सिग्निफिकेंट है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, कोई नहीं कट हो रहे ना। देखो ये वाला जीरो तो दोनों के बीच में फंस गया, और यहाँ पे 3 के बाद जितने जीरो होते हैं उनको काउंट करेंगे, अगर डेसिमल नहीं लगा, डेसिमल लग गया फिर उसके बाद जीरो, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मैं लास्ट में एक समीशन बता दूं, करना क्या है, नंबर देखने हैं आपको, दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कोई डेसिमल आया या कोई जीरो आया, उसको काउंट करना है। अगर नंबर आपने लिखा 80 और पॉइंट बाद मतलब दशमलव के बाद कोई जीरो आया, काउंट नहीं करना है। दशमलव के बाद इधर साइड से 3 4 जीरो लगे, फिर 4 लिखा है पर कोई नंबर नहीं, तो इसमें कोई जीरो काउंट नहीं होंगे, केवल ये वाला 4 होगा। ये 3 4 नियम है, दैट्स इट, और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर का, तो आप बनाइएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े से और उदाहरण। जैसे लिखा 0.006, बताइए कितने हैं, जानते हैं ना, कुछ नहीं लगा, मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर। एक और बता देता हूँ, 0.5620, बताइए कितने हैं, कितने हैं, दशमलव के बाद जीरो है ना, और इधर साइड कोई दशमलव नहीं, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और कुछ और बता देता हूँ, जैसे 53.0044, बताइए कितने सिग्निफिकेंट है, कितने होंगे, 5 होंगे भाई साहब, ये दोनों तो काउंट होंगे, अब फिर ये दोनों भी होंगे, कितने हो गए आपके, कितने हो गए, 5 हो गए। इस तरीके से आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हैं, अब चीज़ें क्लियर हैं, नो डाउट, निकाल सकते हैं। देखो ये वाला दशमलव के बाद आया, लेकिन इधर साइड इस साइड दोनों तरफ आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, इसलिए ये वाला जीरो काउंट हो गया, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर अब मोस्टली चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें वैसे बची नहीं है। अब मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ, उस पीडीएफ को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, उस पीडीएफ में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पीडीएफ मैं आपको ओपन करके देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया आपके सामने, ये बस ये पीडीएफ आप पढ़ लो, आपका ये चैप्टर इंड हो गया, ठीक है। ये पीडीएफ जो है यहाँ पास, ये पीडीएफ के अंदर क्या क्या चीज़ें, देखिए एसआई पद्धति के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई है, जो मैंने वहाँ पढ़ा दिया, वैसे आपको 1960 के अंदर ये आई थी, ठीक है। ये 1960 में से 7 मूल मात्रक, ये 7वां वाला मूल मात्रक 1971 में ऐड हुआ था, ये इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, कौन कौन सी होती है मैंने आपको इसे बता दिया है, ठीक है। वैसे पढ़ा दिया, ये चीज़ें वही चीज़ लिखी हुई है। एसआई 2 मूल पूर्ण मात्रक होते हैं, रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, वही चीज़ है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा दिया है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन, जैसे फुट, फुट क्या चीज होती है जानते हैं, फुट पाउंड सिस्टम पढ़ते हैं अपन, फुट पाउंड है, ठीक है, एफपीएस, उसके अंदर फुट क्या है, तो 1 फुट बराबर कितने होते हैं, 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर, ये समझने वाली चीजें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको पढ़िए। इंच क्या है, इंच भी एक प्रकार का दूरी का मात्रक है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। 1 सेंटीमीटर बराबर इतने मीटर या इतने इंच, यानी कि कितने मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, 0.01 मीटर, या कि इंच में बात किया जाए तो 0.39 इंच, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये जितने इसमें डिटेल दी गई ना आपको पढ़ना है। जैसे एक माइक्रोन, माइक्रोन क्या है, माइक्रोन जानते हो, 10 के घात -6 को बोलते हैं माइक्रोन, किसकी यूनिट है, दूरी की यूनिट है, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। एंगस्ट्रॉम भी अत्यंत छोटी दूरी को नापने के लिए बोलते हैं, इतने एंगस्ट्रॉम का वो साइज नापते हैं, इसमें से बहुत छोटे पार्टिकल की। तरंग दैर्ध्य को समानता एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वगैरह को व्यक्त करते हैं अपन हर्ट्ज एंगस्ट्रॉम में, इसको ए से डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात -10 मीटर होता है, ये बात भी याद रखनी है। माइक्रोन -6, एंगस्ट्रॉम -10, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ मात्रा के इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे इनको पढ़िएगा आप लोग, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। खगोलीय इकाई क्या होती है, खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य की औसत दूरी के बराबर होती है, ये बात जाननी है आपको। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश के द्वारा एक साल में कुल तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाएगी। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के घाते 15 मीटर के बराबर होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल में कितना दूरी तय करता है, 1,86 मील पर सेकंड की दर से, ये चाल है, प्रकाश की चाल है, 1,86,000 मील पर सेकंड, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया ना 299, 792, 458, ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में चाल है। और ये जो आपको 1,86,000 दिया है, ये मील पर सेकंड में है। ये क्या है, मील, मील मतलब समझते हैं, एक मील में कितने, अभी बात करेंगे अपन उस पर, ये मीटर में है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। और प्रकाश की वैसे चाल याद करनी है, तो प्रकाश ये तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 10 घाते 15, याद रखना है। ये दूरी का मात्रक है, ये बात भी याद रखना, बहुत पूछता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। देख रहे हैं दूरी नापते हैं अपन, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कहते हैं खगोलीय मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष का मान इसके बराबर, दूरी का मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये याद रखना है। एक पारसेक में
3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ये बात याद रखनी है। एक पारसेक में 3.2 ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक, खगोलीय भी दूरी का मात्रक है, ये आपका जो है तो पारसेक भी सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है, ओके। या इसका अगर मान करें तो 3×10⁻16 होता है इसका मान एक पारसेक का, ओके। यहाँ पे लिखा ना दूरी है, ठीक है। बैरल क्या होता है, बैरल आपने सुन रखा है, इतने बैरल का पेट्रोल के बारे में सुनते हैं, इतने बैरल हो गया है पेट्रोल का रेट इस टाइम पे, या डीजल का, कच्चा तेल का रेट इतने बैरल हो गया। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर। एक ड्रम है, सीधा सीधा एक ड्रम है, 159 लीटर होते हैं। मोल क्या है, मोल के बारे में आपने पढ़ रखा है, ये मोल उसकी यूनिट होती है ना आपके, ये पदार्थ की मात्रा की मोल होती है। इसको अपन कार्बन 12 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक 12 में से इतने अणु होते हैं कार्बन के, ये सब अपन समझेंगे, बट इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, आगे इसके बारे में डिटेल आएगा। इसके बाद डॉप्सन क्या होती है, डॉप्सन किसकी यूनिट होती है, तो डॉप्सन आपके वायुमंडल ओजोन के जो व्यक्त करते हैं क्या होती है, तो ओजोन की इकाई अगर पूछे तो क्या बताना है आपको, डॉप्सन बताना है, ठीक है। गैस क्यों नापने की, ओजोन को नापते किस में है, तो डॉप्सन में नापते हैं, तो ओजोन की यूनिट होगी डॉप्सन आपकी, ये बतानी है आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूसेक क्या है, प्रवाह मापने की होती है, फीट पर सेकंड बोलते हैं इसको, तो ये पढ़ना है। बार क्या होता है, बार आपका दाब मापने की इकाई है, दबाव नापने की इकाई होती है। एक पास्कल बराबर एक बार बराबर ये 1,00,000 पास्कल होती है, 10⁵5 कहेंगे इसको, 1,00,000 या 10⁵5 में ज्यादा अच्छा याद रहेगा आपसे, या 10⁵2 किलो पास्कल कहेंगे, ठीक है। जूल क्या होता है, ये कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई ही पढ़ लिया अपन ने। थर्म क्या होता है, ये उष्मा का मात्रक है, थर्मामीटर जैसे होता है ना, उष्मा का मात्रक होता है, ठीक है। और कूलाम क्या है, तो विद्युत आवेश पढ़ लिया। वोल्ट विभवांतर पढ़ लिया। ओम क्या है, प्रतिरोध पढ़ लिया। वाट शक्ति पढ़ लिया। मेगावाट विद्युत केंद्रों में उपस्थित मात्रा मापने के लिए 10⁶6 मेगावाट, ये पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो इतना चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका हार्स पावर, यह किसका है, यह शक्ति का है। देखो शक्ति की दो यूनिट, एक होती है वाट एसआई यूनिट, और दूसरा होता है हार्स पावर। आपके घर में आपके टुल्लू पंप होंगे ना, तो क्या है आपको उसमें वो हार्स पावर में आते हैं, 1 HP 2 HP 3 HP से आते हैं ना समरसीबल आपके, तो क्या एक हार्स पावर में कितने होती है, 746 वाट। तो आप अगर 1 HP का मोटर लगाते हो, मतलब आपकी लाइट 746 वाट का आपने बल्ब लगा लिया, ऐसा समझना, ठीक है। 1 HP के अंदर 746 वाट होते हैं। किलोवाट घंटा क्या है, ये भी ऊर्जा की एक इकाई होती है। जो लोग विद्युत कंपनियां होती है ना, वो किलोवाट घंटा में ही मेजर करती हैं, ठीक है। तो ये विद्युत को मेजर करने की इकाई होती है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगा जूल होती है, और मेगा मतलब 10⁻6, ठीक है, इसको बोलते हैं मेगा, ओके। ये था आपका मेगा। और इसके बाद बात करते हैं मैक। अति तीव्र चाल मापने के लिए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहते हैं। मैक बेसिकली ध्वनि की चाल नापता है, ठीक है। ध्वनि की चाल नापने के लिए मैक, अगर जो आपका ध्वनि की चाल, एक मैक ध्वनि की चाल के बराबर को एक मैक बोलते हैं। अगर 1 से अधिक है तो उसको सुपरसोनिक कहेंगे, तथा अगर 5 से अधिक है तो उसको हाइपरसोनिक कहेंगे, ठीक है। मिसाइलों के लिए जनरली यूज होता है आपका। तो अगर किसी की चाल आपकी ध्वनि के बराबर, तो उसको उसकी मैक संख्या 1 होगी। अगर 1 से अधिक होगी माने उसकी आवाज ध्वनि से भी तेज है, उसकी जो गति ध्वनि से भी तेज है, ठीक है। इस तरीके से लड़ाकू जो विमान होते हैं ना, उनको मैक से व्यक्त करते हैं। जैसे अपन मिसाइल वगैरह होते हैं ना हमारे, ये त्रिशूल, अग्नि, ये सब मैक्स के जरिए बताते हैं कि कितने उनको है। सोनार जानते हैं आप, सोनार को फुल फॉर्म पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है। ये इसमें पराबैंगनी पराश्रम, मतलब ये अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज किया जाता है। जो अपन में होती है ना अपनी पनडुब्बियां, वो देखो क्या पनडुब्बी जो चलती समुद्र के नीचे, तो उनको थोड़ी पता है कि आगे कौन सा पहाड़ आ गया बीच में। भाई देखो समुद्र आपका बराबर थोड़ी है ऐसे एकदम मस्त, समुद्र ऐसे बराबर नहीं होता, कहीं पे से पहाड़ आ गया, कहीं पे नीचे चला गड्ढा पड़ गया ऐसे। अब मान लो पनडुब्बी चल रही एकदम धाए धाए आगे बढ़ रही, मान लो बीच में पहाड़ आके टकरा गए, इससे फूट फाट जाएगी, है कि नहीं। तो पहले से पता करते जाते हैं, तो लोग किससे पता करते हैं, सोनार से। सोनार से परावैंगनी किरणें छोड़ते हैं, और अगर कोई पहाड़ है तो उससे टकरा के वापस आती है, तो बताती है भाई साहब आगे पनडुब्बी, आगे पहाड़ है, थोड़ा सा मुड़ जाओ इधर, ठीक है, थोड़ा सा इधर मुड़ जाओ। तो ये सोनार का यूज बेसिकली पनडुब्बी वाले करते हैं, ठीक है, अपने घूमने घामने के लिए समुद्र के नीचे। नॉट क्या होता है, समुद्री जहाज की गति की इकाई नापते हैं, नॉट से करते हैं, ठीक है। ये समुद्री मील प्रति घंटा चाल को ही नॉट कहा जाता है, ठीक है। एक समुद्री मील प्रति घंटा को क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं, ये याद रखना है। राडार क्या है, इसका उपयोग तो बेसिकली तरंगों के रूप में करते हैं ना। राडार आप जानते हैं कि किसी की भी मिसाइल को पकड़ लेता है राडार उनका, ठीक है। ये सूक्ष्म जानकारी के लिए होता है, कोई तरंगे अगर निकल कर आती है तो ये उससे जाकर टकराता है और वापस जानकारी देता है, वैसे इधर से ना कुछ आ रहा है, या किसी के वायुयान चल रहा है तो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो इनका हवाई अड्डे वगैरह में उपयोग किया जाता है और राडार लगे रहते हैं। रिएक्टर स्केल क्या होता है, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि भूकंप की तीव्रता या फ्रीक्वेंसी किससे मेजर करते हैं, तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना बोलते हैं इसको, इससे मेजर करते हैं। 7 से ऊपर है अगर तो फिर बहुत ज्यादा तबाही हो गई, 7 से कम है तो फिर नॉर्मल माना जाता है ऐसे करके। 1 औंस, ये द्रव्यमान की कुछ मात्रक दी है। औंस क्या होता है, औंस 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम, पाउंड बराबर 16 औंस, इतने होते हैं।
1 किलोग्राम बराबर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। इसके बाद दूरी के अन्य मात्रक है आपको, देखो मील, 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 1.6, ये सॉरी 1 मील में आपके 1609 मीटर, या इसको 1.6 किलोमीटर भी बोलते हैं, या 1609.334 मीटर, ठीक है, इसको किलोमीटर बोलते हैं। समुद्री मील को क्या बोलते हैं, 1852 मीटर, 1.85, याद रखना इसको, बहुत पूछा जाता है। एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील को 1.852 किलोमीटर बोलते हैं। खगोली या एस्ट्रोनॉमिकल इकाई क्या होती है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू इस चैप्टर से। अब इससे बाहर तो क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, ये कंफर्म है, तो अच्छे से याद कर लो इनको। 1.495 10 के घाते 11, ठीक है। इसके बाद समय के अन्य मात्रक कौन, जैसे चंद्रमास, ये 4 सप्ताह 28 दिन को बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमास हो गया, सौर मास हो गया, ये सब देख लेना। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। मापक यंत्र, ये जो मापक यंत्र, बैरोमीटर जानते हो आप, क्या नापते हैं, वायुमंडल का दाब नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से। मापक यंत्र, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर से वाहन द्वारा गति, जो आप अपनी गति मेजर करते हो ना, आपके आगे वाले चक्के में देखना ओडोमीटर लगा रहता है, ठीक है, ओडोमीटर। बहुत वाहन तभी बता देते, जो आपका मीटर भागता है ना, कि आपने इतने दिन में इतने किलोमीटर चला लिए, तो कौन बताता है, ओडोमीटर, अगले चक्के में लगा रहता है, देखना आप लोग, ठीक है। और अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई नापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि नापने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, लेके आइए घर में रखिए, पता चल जाएगा आपका दूध वाला कितना दूध मिला, दूध में क्या चीज मिलाता है, कितना शुद्ध देता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। ये अपन हाइड्रोमीटर पढ़े भी है, इसको तो अपन ने पढ़ा दिया, क्या नापते हैं इससे, बताओ जल्दी बताना, कमेंट में बताना, हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, सॉइल मैकेनिक्स अभी पढ़ाया है। हाइग्रोमीटर से क्या, हवा की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापते हैं हाइग्रोमीटर से। मैनोमीटर से नापते हैं गैसों का दाब, ये तो अपन ने पढ़ लिया, कहाँ पे, मैनोमीटर वहां पढ़ा ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। अमीटर विद्युत धारा नापने के लिए। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति एनीमोमीटर। क्या है, विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वेन। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। देखो सिस्मोग्राफ, अब दो चीजें आप डाउट हो सकते हो, सर सिस्मोग्राफ क्या, ये भूकंप की तीव्रता नापता है, ठीक है। और रिएक्टर स्केल ये तरंगों की तीव्रता नापता है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिएक्टर स्केल में एक्चुअली चीजें रिप्रेजेंट की जाती है कि उसका पैमाना की वैल्यू कितनी है, वो एक स्केल है, ठीक है। नापता कौन है, सिस्मोग्राफ, नाप करके रिएक्टर स्केल में बता दिया जाता है, ठीक है। इकाई वैसे रिएक्टर स्केल है, नापते किसने, सिस्मोग्राफ से। थर्मामीटर क्या है, ताप नापने के लिए, ठीक है। और पायरोमीटर क्या होता है, उच्च तापमान नापने के लिए, ठीक है। विकिरण तापमापी 1500 डिग्री पर बहुत ज्यादा तापमान नापना है, थर्मामीटर पिघल पारा है उसके अंदर, पिघल जाए, किससे नापते हैं, पायरोमीटर से। कैरेट मीटर, शुद्धता 24 कैरेट शुद्ध बोलता है आपका सोनार, लेकिन 24 थोड़ी होता है, दुनिया में कभी 24 कैरेट शुद्ध सोना बन ही नहीं सकता। अगर आप उसके अंदर शुद्धि नहीं मिलाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म पे रहेगा, बहुत मुलायम रहेगा, उसको ठोस करने के लिए उसके अंदर शुद्धता मिलाना जरूरी है। तो कोई बोले अगर 24 कैरेट शुद्ध है, तो मतलब समझ जाए कि फर्जी आदमी हो, ठीक है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर लटकाए रहते हैं, क्या सुनते हैं, आपके दिल की धड़कन, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं, आपके दिल की धड़कन, ठीक है। और ये क्या लिखा है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये क्या है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। आपको बीपी बढ़ जाता है ना, देखो 120/80 होता है आपका बीपी, क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप के साउंड, ठीक है, 120/80 होता है, पढ़ेंगे इसको बायोलॉजी के अंदर। जैसे 120 सुपर बढ़ा और 80 सुपर बढ़ा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो कैसे नापते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसा हम देखो डॉक्टर लगा रहता है, ऐसे फुग्गा टाइप उसको मारते हैं, फिर देखते हैं वो पारा रहता है ऊपर नीचे गिरता है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर, याद रखना। तो ब्लड प्रेशर नापते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फैदोमीटर, समुद्र की गहराई नापने के लिए। टैकोमीटर विद्युतिक मोटर की घूर्णन गति अथवा घूर्णी गति को यंत्र को मापने के लिए। पायर हेलियोमीटर सौर की विकिरणों को नापने के लिए। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी उपकरण है। कार्डियोग्राम हृदय की गति नापने के लिए, दिल की धड़कन जो आप सुनते हो ना, आप कार्डियोग्राम देखोगे वैसे, ठीक है। अगर आपको कभी आईसीयू के अंदर आप देखते हो, उसमें अंदर कार्डियोग्राम लगा रहता है, ठीक है। आपके यहाँ वहां पर जो चिपका देते हैं, फिर वो लाइन ऊपर नीचे ऐसे चलती है, तो आपने देखा होगा, कभी मूवी के अंदर देखा होगा ना, ऐसे ऐसे लाइन चलती है, ऐसे 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 चलती रहती है। और इधर साइड लोग क्या करते हैं, इधर साइड ऐसे बत्ती पूजा भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, ये लाइन सीधी तो भी बत्ती बुझ जाती है, ठीक है। सीरियल के अंदर देखे ना, तन 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 ऐसे चलता रहता है बैकग्राउंड, ठीक है। और ये जहां बत्ती वाली बुझी, तो ये लाइन हो जाएगी सीधी, ठीक है, ये लाइन सीधी तो बत्ती बुझ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ये जो है ना, ये जो बताता रहता है, ऐसे क्या बोलते हैं, ये आपको यही होता है, कार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बताता रहता है कि दिल की धड़कन है बाबू, ये अगर सीधी हुई ना, समझ जाओ फिर, ठीक है, बात गड़बड़ है, ओके। पॉलीग्राफ क्या बताता है, झूठ का पता लगाने के लिए, ठीक, मान लो ये सबके पास हो जाए ना, तो फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ नहीं बोल सकते, है ना,
कहाँ फोन बिजी था, किससे बतिया रहे थे, चाहे भले दूसरे से बतिया रहे हो, फिर बोलना पड़ता है ना मम्मी का फोन था, पापा का फोन था, है कि नहीं। ये पॉलीग्राफ से सबके पास एक होना चाहिए, खासकर आपकी गर्लफ्रेंड के पास तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना। जब भी फोन करो बिजी है, क्या बोलती, मम्मी का फोन था, पापा का, दीदी का फोन था, इस फ्रेंड का फोन था, होना चाहिए आपके पास एक पॉलीग्राफ, जरूर खरीदो, ठीक है, और टेस्ट किया करो। इसके बाद क्या आपका बोलोमीटर, ठीक है, क्या है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मी, क्या है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मी तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण को का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बोलोमीटर क्या है, तापमान में परिवर्तन की माप के लिए, टेम्परेचर चेंज को मेजर करता है बोलोमीटर से। तो ये था बाबू लोग आपका फर्स्ट चैप्टर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जितनी पीडीएफ मैंने पढ़ाई, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, एक नंबर से आपकी झोली में चले जाएंगे, ठीक है। देखो अब ये साइंस है, यहाँ पे थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी डीप में। रीजन ये है कि दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है इसका, ओके। फिर अब आप आगे कंटिन्यू करेंगे, एक यूनिट आपकी आज कंप्लीट होती है साइंस की, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी पढ़ते रहिए, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के नीचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच। और एक चीज कहूंगा, अगर टारगेट, अच्छा आप लोग तो टारगेट बेस में, चलिए कोई नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, थैंक यू सो मच।